इमेजिन करो तुम एक डंजन के अंदर हमेशा के लिए फंस जाते हो और जिस गड्ढे में तुम गिरते हो वो इतना बड़ा होता है कि एक स्ट्रांग मैन की ताकत भी फीकी पड़ जाए। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब धरती पर अचानक एक मास टेलीपोर्टेशन होती है और जब लोगों ने आंखें खोली तो देखा कि कई कंफ्यूज लोग किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तभी एक प्यारा सा बनी आता है और सबको बताता है कि उन्हें एक गेम में इनवाइट किया गया है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था, ये एक लाइफ और डेथ गेम था। बनी कहता है इस गेम को सीखने के लिए मरना जरूरी है। इसके बाद सबके लिए असली सर्वाइवल की शुरुआत होती है। कुछ बेसिक वेपन्स बनी देता है और अचानक मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं, पर असली प्रॉब्लम वहीं खत्म नहीं होती। भूख की वजह से लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और जो ताकतवर लोग थे वह कुछ भी और लोगों के साथ शेयर करने को तैयार नहीं होते। मैं सेजुन एक ऐसी स्किल पाता हूँ जिसे सब यूजलेस कहते हैं। मेरी स्किल थी प्यूरिफाई इम्प्योरिटीज, यानी गंदगी को साफ करना। उस टाइम पर यह स्किल किसी काम की नहीं लगती, जिस पर बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाते। मैं रात को भूखा ही सोता हूँ। अगले दिन एक बड़ी सी रोलिंग बॉल कई सर्वाइवर्स के पीछे दौड़ती है। सब भागते हैं, कुछ रास्ते में ट्रैप पर पैर रखकर मर जाते हैं। बॉल से बचना, वह भी बिना पीछे देखे, बहुत मुश्किल था। मैं जो कल भूखा सोया था अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर ट्रैप पर पैर रख देता हूँ। यहीं से कहानी फिर उस पॉइंट पर लौटती है जहाँ मैं उस गड्ढे में गिरा था और बनी ऊपर से हंस रहा होता है। बनी कहता है इससे जिंदा बचने की चांस 0% है। बाकी एडवेंचरर्स जो मुझे बचाना चाहते हैं उन्हें मजबूरन मुझे वहीं छोड़कर जाना पड़ता है, जबकि मेरे शरीर से खून बह रहा होता है। कुछ समय बाद बाकी लोग फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब घर जा सकते हैं, लेकिन बनी बताता है कि अभी कई फेजेस बाकी हैं। रिवॉर्ड में सबको फुल रिकवरी मिलती है और चमत्कारिक रूप से मैं भी जिंदा होता हूँ, पर मुझे सब भूल चुके होते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। अचानक सिस्टम वार्निंग देता है, डंजन रिसेटिंग। गड्ढा फिर से बंद होने लगता है। मैं एक स्टोन फेंकता हूँ और ट्रैप फिर एक्टिवेट हो जाता है। बनी फिर प्रकट होता है और हैरान होता है, ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है। वो मुझसे बोलता है स्टेटस कॉल करो। जब मैं स्टेट्स खोलता हूँ तो बनी देखता है कि मेरा नाम ही नहीं दिख रहा, यानी अब सिस्टम मुझे डेड मान चुका है। बनी गुस्से में बोलता है तू अब एक बग है इस डंजन के लिए, इसलिए तुझे नेचुरल तरीके से धीरे धीरे मरना पड़ेगा। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए अपनी इन्वेंट्री खोलता हूँ और सोचता हूँ सरवाइव करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। शुरू में मैं सोचता हूँ कि खुदाई करके दूसरी साइड निकल जाऊं, मॉन्स्टर्स से दूर, लेकिन सही टूल्स ना होने की वजह से ये काम बहुत मुश्किल होता है। मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं और थक कर मैं सोचता हूँ क्या मिट्टी को इन्वेंट्री में स्टोर किया जा सकता है, और सरप्राइजिंगली सिस्टम यस कहता है। अब मैं पूरे जोश में खुदाई शुरू कर देता हूँ, मानो खुद एक एक्सकवेटर हूँ। सिस्टम मुझे दिखाता है कि मैंने कितना डिग कर लिया है। तभी एक मैसेज आता है फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक, और मुझे एक नई स्किल मिलती है डिगिंग। अब मैं पहले से भी तेज खुदाई कर सकता हूँ अगर मेरी स्किल लेवल बढ़े। मैं थोड़ा निराश होता हूँ, कॉम्बैट स्किल तो मिली नहीं, अब दूसरों को क्या बताऊं कि मेरी स्किल डिगिंग है। काफी समय बाद बनी यह देखने आता है कि क्या यह लड़का अब तक मर गया होगा। वह नीचे उतरता है और देखता है कि जैसे जैसे गड्ढा आगे बढ़ता है वह चौड़ा होता जा रहा है। दीवारों पर टॉर्च जल रही होती है। ये देखकर बनी डरने लगता है। अचानक वह मुझे देखता है। मैं पूरी शांति से बैठा हूँ, एक मीट का पीस लेकर व्हिसल बजा रहा हूँ। मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि मैंने जमीन के नीचे एक पूरा घर बना लिया है, जिसमें बेड, डाइनिंग टेबल तक है। मिट्टी को इन्वेंट्री से निकालकर पानी के साथ मिलाकर मैंने क्ले बनाया और उससे दीवारें व चीजें बना ली। बनी हैरानी से पूछता है ये सब क्या कर रहा है तू, जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ गेस्ट आए हैं, सर्व करना तो पड़ेगा ना। लेकिन बनी कहता है तू चाहे जितना बना ले, आखिर में मरने वाला है। तभी जमीन हिलने लगती है। इसका मतलब था कि नए पार्टिसिपेंट्स ने फेज 1 पूरा कर लिया है। अब डंजन फिर से रिसेट होने वाला है और मेरी बनाई सारी चीजें मिटने वाली हैं। मैं भागना शुरू करता हूँ ताकि मिट्टी में दब न जाऊं और बनी मुझे देखकर हंसता है, लेकिन अचानक हिलना रुक जाता है। सिस्टम के रूल्स अब यहाँ लागू नहीं थे। बनी गुस्से में कहता है रिलैक्स मत हो, अगली रिसेट में तू दब जाएगा या किसी मॉन्स्टर से मिलेगा। जिस पर मैं हंसकर पूछता हूँ तो तू खुद मुझे क्यों नहीं मार देता। बनी छिड़कर बोलता है मैं खुद किसी को नहीं मार सकता, सिर्फ प्लेयर्स को, और अब तू प्लेयर नहीं है। तभी दीवार टूटती है और अंदर पानी भरने लगता है। बनी खुश होकर चिल्लाता है अब तो तू गया। पानी का बहाव मुझे बहा ले जाता है, पर जब मैं वापस संभलता हूँ तो सोचता हूँ अगर होल बंद कर दूं तो बच सकता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इन्वेंट्री से मिट्टी निकालता हूँ और होल को भरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पानी फिर से लीक होने लगता है। अब मैं मिट्टी को हाथ में लेकर ब्रिक जैसा आकार देता हूँ और पानी के नीचे भी मैं अपने काम से खुश होता हूँ। थोड़ी देर में बनी देखता है कि मैंने ईंटों से एक डैम बना दिया है और लगभग पूरा पानी रोक दिया है। अब मैं बनी की ओर देखकर मजाक में कहता हूँ एक तीर से 2 निशाने मार दिए, अब पानी की कमी भी खत्म। अब मैं अपने नए टैलेंट से पूरे एरिया को मॉडिफाई करने लगता हूँ। मैं वेल के पास एक छोटी दीवार और लायन हेड की सजावट करता हूँ ताकि पानी का प्रेशर कम हो। सिस्टम चमकता है, न्यू अचीवमेंट अनलॉक, और रिवॉर्ड के तौर पर वेल में मछलियां आ जाती हैं। अब मेरे पास इन्फिनिट फूड है।
मैं खुशी से मछलियां पकड़ता हूँ और बनी गुस्से से जलने लगता है। रात होने पर मैं वही मछलियां ग्रिल करता हूँ और खुश होकर खाता हूँ। बनी दूर से देखता है कि उसका मैजेस्टिक डंजन अब खाना बनाने की जगह बन गया है। मेरा दिल अच्छा होता है। मैं बनी को भी ऑफर करता हूँ और थोड़ा ट्राई करेगा। बनी उस खुशबू से ललचाता है लेकिन गुस्से में मना कर देता है और फिर से बहस शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद मैं पेट भरकर अपने खुद के बनाए कमरे में चैन से सो जाता हूँ। समस्या तब शुरू होती है जब बारबेक्यू की खुशबू ऊपर तक चली जाती है और गुफा के ऊपर मौजूद मॉन्स्टर्स को उसकी स्मेल आ जाती है। पूरे केव में अचानक जमीन हिलने लगती है। फिर अगले ही पल एक विशाल बोर मेरे सामने खड़ा होता है जो अभी भी अपने सपने में पोर्क खाने की सोच रहा होता है। सपने के बीच ही मैं अचानक जागता हूँ और बिना सोचे समझे बोर के चेहरे पर मुक्का मार देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब भी सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं सच में उठकर देखता हूँ तो सामने एक बहुत ही गुस्से से भरा बोर मुझे घूरता खड़ा होता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची होती, इसलिए मुझे उसी जानवर का सामना करना पड़ता है। जल्दी से अपनी मिट्टी को शेप करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने सामने एक बैरियर बना देता हूँ ताकि बोर के पहले अटैक को रोका जा सके। फिर मैं जल्दी से थोड़ा डिस्टेंस लेता हूँ और एक नया बैरियर बनाता हूँ। इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन क्रिएचर उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब जब बोर मेरी पूरी रूम तोड़ देता है तो मैं गुस्से में एक नई टेक्निक आजमाने का फैसला करता हूँ। मेरी इन्वेंट्री से एक बहुत बड़ी स्टोन बॉल बाहर निकलने लगती है। मैं उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता हूँ लेकिन ऑब्वियसली मैं उसे बहुत दूर तक फेंक नहीं पाता, इसलिए मुझे फिर से बोर से भागना पड़ता है। भागते हुए भी मैं सोचे बिना नहीं रह पाता कि अगर यह बोर मर गया तो कितना टेस्टी बारबेक्यू बनेगा। इसके बाद मैं एक और बड़ी दीवार उठाता हूँ और साथ ही एक गहरा गड्ढा बनाता हूँ ताकि बोर उसी में फंस जाए। उस पल में ही बेचारा जानवर समझ जाता है कि अब वो बारबेक्यू बनने वाला है। मैं एक्सकवेटर बॉय खुश होकर पूरी तैयारी करता हूँ। फिर मैं अपनी इन्वेंट्री से कई सारी पत्थरें निकालकर उस बोर पर फेंकना शुरू करता हूँ ताकि उसे खत्म कर सकूं। बनी फिर से हैरान रह जाता है कि आखिर यह लड़का इतनी यूजलेस एबिलिटी को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब जाकर उसे समझ आता है कि मैं कितना डेंजरस बग बन चुका हूँ इस डंजन के अंदर। जितना वक्त गुजरता है बनी उतना ही ज्यादा गुस्से में भरता जाता है। लेकिन अब वक्त आता है भोज की तैयारी का। कुछ ही मिनटों में मैं पूरे बोर को काटकर साफ कर देता हूँ। यहाँ तक कि उसके स्कल को भी मैं वेस्ट नहीं करता बल्कि उसे एक हाई क्वालिटी फ्राइंग पैन में बदल देता हूँ जो हल्का और हैंडल वाला होता है। बनी मुझे बोर का फैट स्टोर करते देखता है और वार्न करता है कि इतनी स्मोक और स्मेल से और मॉन्स्टर्स नीचे आने वाले हैं। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं वही तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ जो उन्होंने शुरू में मेरे खिलाफ किया था। जैसे ही क्रिएचर्स नीचे गिरेंगे उनका बचना नामुमकिन होगा और ज्यादा देर नहीं लगती कि पहला शिकार खुद ही ट्रैप में गिर जाता है। बनी चिल्लाने लगता है, क्रीचर को मत कूदने दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब मेरे सामने एक और नया स्वादिष्ट खाना गिर चुका होता है। उसे देखकर मैं सोचता हूँ कि क्या ये कोई इन्फिनिट मीट फार्म है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। धीरे धीरे और भी मॉन्स्टर्स मीट की खुशबू सूंघकर नीचे कूदने लगते हैं, ये सोचकर कि उन्हें आसान खाना मिलने वाला है। लेकिन आसान खाना तो अब मेरे लिए है, जो ये सब देखकर बेहद एक्साइटेड हूँ। अब जब मीट और पानी दोनों इन्फिनिट हो चुके हैं तो मैं जो पहले भूख से सूख गया था अब धीरे धीरे मोटा होने लगता हूँ क्योंकि मैं लगातार खाता ही जा रहा हूँ। हर बार जब डंजन रिसेट होता है तो नए पिग्स आसमान से गिरते हैं। उधर सरफेस पर वो लोग जो कभी मुझे पीछे छोड़ गए थे लेकिन पहले मदद करने की कोशिश भी की थी, अब उनके सामने भी कई सारे पिग्स पड़े होते हैं। उन्होंने करीब 100 पिग्स मार दिए थे और उसके बदले उन्हें बोर स्ट्रेंथ नाम की स्किल मिल चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मीट खा नहीं सकते क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के शरीर में टॉक्सिन्स भरे होते हैं। यहीं सबको याद आता है कि मेरी प्यूरिफिकेशन स्किल कितनी काम की थी। जिस लड़के ने ये बात उठाई सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पहले सब सोचते थे कि मैं बस एक कुक हूँ, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि मैं ही असली फ्रंटलाइनर था जो हर समस्या का हल निकालता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं अब आराम से अपने कमरे में बैठा हूँ जहाँ लिटरली खाना बारिश की तरह गिरता है। इन्फिनिट मीट देखकर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ क्या पिग्स का दिमाग भी डंजन के साथ रिसेट हो जाता है क्योंकि वह बार बार उसी ट्रैप में गिरते हैं। अचानक बनी डरकर देखता है कि मैं खुद अपने हाथों से बोर को उठा रहा हूँ। अब ये साफ है कि मुझे बोर स्ट्रेंथ वाली स्किल मिल चुकी है क्योंकि मैं हर 5 मिनट में एक बोर मारता हूँ। लेकिन जब डंजन रिसेट होता है तो काउंट भी रिसेट हो जाना चाहिए, जबकि मेरा नहीं हुआ है। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि शायद मेरी काउंट रिसेट नहीं होती और इससे मैं और भी स्ट्रांग बनता जा रहा हूँ। फिर मैं ऊपर चढ़कर बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि बनी नीचे उदास बैठा है। मैं पूछता हूँ क्या हुआ। बनी हक्का बक्का होकर पूछता है क्या वह स्किल हॉर्नेट बियर स्लेयर अचीवमेंट से मिली है। मैं हाँ में जवाब देता हूँ, जिस पर बनी चौंक जाता है और कहता है वह इम्पॉसिबल है क्योंकि वो स्किल सिर्फ तब मिलती है जब कोई 100 बोर्स मार दे। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ मैंने 100 बोर्स ट्रैप में फंसाकर मारे थे। बनी फिर गुस्से में कहता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि डंजन कई बार रिसेट हुआ है और ऊपर मुश्किल से 40 बोर्स ही बचे हैं। मैं भोलेपन से कहता हूँ शायद मेरे नंबर्स रिसेट नहीं होते और पूछता हूँ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। बनी और भी इरिटेट होकर चिल्लाता है तू एक बग ह्यूमन है। इस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे सारे किल्स काउंट हो रहे हैं तो शायद 100 और मारकर मुझे एक नई स्किल मिल जाए, मगर
मगर फिर मैं हंसते हुए कहता हूँ, अकेले ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। बनी चिढ़कर कहता है कि मैं अब खुद पिग जैसा दिखने लगा हूँ क्योंकि मैं हर दिन उन्हें खाता जा रहा हूँ। मैं मजाक में पूछता हूँ, क्या मेरा वेट बढ़ा है? जिस पर बनी को कोई जवाब नहीं पता होता। उधर बाहर एक खूबसूरत दिन होता है। एक पेड़ की शाखा पर एक गिलहरी अपने घोंसले के पास हड्डी चबाती है, लेकिन गलती से वह नीचे गिर जाती है। गिलहरी जल्दी से पेड़ से उतरती है, लेकिन नीचे पहुंचकर देखती है कि जमीन में एक गड्ढा बना है और उसकी हड्डी सीधा उसी गड्ढे में जा गिरी है। वह कुछ पल वहां खड़ी रहती है और फिर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक छोटे टनल से निकलती है जो सीधे मेरी केव में खुलता है। अब वो अंदर घूमना शुरू करती है और किचन तक पहुंचते ही वहां की चीजें देखकर हैरान रह जाती है। आगे जाकर उसे अपनी बोन मिलती है और वह दौड़कर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक हॉर्न बोर के कारकस पर पड़ती है और उसी पल उसे उससे प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद वह फिर से पेड़ पर लौटती है, आंखों में चमक ली जैसे कोई नया एक्साइटमेंट मिला हो। वक्त बीतता है और अब वह रोज रोज दिन में उस होल में लौटती है, बिना बाकी गिलहरियों को बताए, क्योंकि अब वह उसकी डेली रूटीन बन चुका है। वह हर बार केव में आराम से घुसती है जहां हमेशा बोन्स पड़े रहते हैं, और फिर एक दिन उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ती है जिसमें हड्डियां भरी होती हैं, जिस पर वह खुशी खुशी कूदकर उसी में खाने लगती है। वह बिना हिचकिचाए उस बाउल से एक हड्डी उठा लेती है। उसे देखकर थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जैसे ही वह एक बाइट लेती है उसके मुंह में टेस्ट का एक्सप्लोजन हो जाता है और वह खुशी से झूम उठती है। इसके बाद वह और हड्डियां खाने लगती है। बार बार हर बाइट पर और ज्यादा अमेज होती है। वो लगातार बाउल से हड्डियां खाती जा रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। बाउल के ऊपर जो बोन थी वो अब मेरे ऊपर गिर चुकी होती है, जिससे स्क्विरल को थोड़ा डर लगने लगता है। उसे याद आता है कि पुराने स्क्विरल्स ने सिखाया था कि ह्यूमंस बहुत डेंजरस होते हैं। वो डर के मारे भागने ही वाली होती है कि कहीं मैं उठकर उस पर अटैक ना कर दूं, लेकिन बोन्स का टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वह खुद को रोक नहीं पाती। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन बनाती है, लेकिन फिर से वापस जाकर बोन्स खाने लगती है, जिस पर मैं जो प्रिटेंड कर रहा होता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, ये सब देखकर खुश हो जाता हूँ। फिर मैं सेलिब्रेट करता हूँ कि इतने समय बाद मुझे इस केव में एक और लिविंग बीइंग मिल गया है। मैं कहता हूँ, अच्छा हुआ ये स्क्विरल बोन्स खाता है, क्योंकि मैं खुद बहुत केयरफुल रहता हूँ और समझ नहीं पा रहा होता कि उससे कैसे दोस्ती की जाए। तब मैं सोच रहा होता हूँ कि उसे कैसे दोस्ती की जाए। तभी स्क्विरल नोटिस करता है कि मैं जाग चुका हूँ। मैं डरता हूँ कि कहीं वह भाग ना जाए, लेकिन स्क्विरल फिर भी शांति से बोन्स खाता रहता है। मैं उसकी क्यूटनेस देखकर इमोशनल हो जाता हूँ और धीरे धीरे उसे छूने की कोशिश करता हूँ। छोटा स्क्विरल नोटिस करता है और मुझे ऐसा करने देता है। मैं खुश होकर मुस्कुराता हूँ क्योंकि मेरी कोशिश काम कर गई होती है। फिर एक ग्लो दिखाई देता है और सिस्टम में मैसेज आता है, अर्थ स्क्विरल फ्रेंड अचीवमेंट अनलॉक्ड, क्योंकि मैंने उस छोटे स्क्विरल को टेम कर लिया होता है। सिस्टम ये भी कहता है, द डंजन एडमायर्स दिस अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप। ये सुनकर मैं हैरान होता हूँ और सोचता हूँ, क्या यह अचीवमेंट्स ऐसे ही रैंडमली दिए जाते हैं? फिर मुझे याद आता है कि जब मैं अपने पुराने ग्रुप के साथ था तो मुझे कोई अचीवमेंट नहीं मिली थी। मैं अपने नए अचीवमेंट के बारे में सोचते हुए स्क्विरल को देखता हूँ और कहता हूँ, पता नहीं इसका कोई फायदा है या नहीं, लेकिन थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अ फ्रेंड। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि इस छोटे से जानवर का नाम क्या रखूं और तय करता हूँ कि गिल्लू रख दूं, क्योंकि यह वही साउंड निकालता है। छोटा स्क्विरल यह सुनकर खुश दिखता है। मुझे यकीन नहीं होता कि गिल्लू सच में मुझे समझ रहा है। मैं सोचता हूँ कि शायद यह अचीवमेंट का रिवॉर्ड है। फिर मैं स्क्विरल से कहता हूँ, सीड, और सोचता हूँ कि शायद इसे समझना मुश्किल होगा, लेकिन गिल्लू तुरंत बैठ जाता है। मैं हैरान रह जाता हूँ कि स्क्विरल सच में मेरी बात समझ गया है। मैं और आगे बढ़कर कहता हूँ, दो पर होल्ड माई हैंड, और स्क्विरल ऐसा करता है। इसके बाद मैं पूछता हूँ, गिल्लू गॉट मैनी? तभी स्क्विरल मेरे हाथ से कूद जाता है। मैं सोचता हूँ कि शायद उसने समझा नहीं, लेकिन गिल्लू मेरे सामने रुककर किसी डायरेक्शन में इशारा करता है मुझे फॉलो करने के लिए। मैं उस डायरेक्शन में देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि वही दीवार है जिससे स्क्विरल अंदर आया था। मैं अपनी डिगिंग एबिलिटी यूज करके उस होल को बड़ा करता हूँ। जैसे ही मैं टनल में चढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद स्क्विरल ने इस एंट्रेंस को नोटिस किया होगा, क्योंकि यह काफी छोटा है। मुझे याद आता है कि जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करता था, हमेशा स्टोन वॉल्स आ जाती थी। मैंने कई टनल्स खोद डाली थी और अब तक ऑलमोस्ट हार मान चुका था, लेकिन तभी मुझे कुछ दिखता है, ट्री के रूट्स, यानी यही वो रास्ता है जिससे गिल्लू अंदर आया था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे आखिर उम्मीद दिखी होती है। मैं खुशी से बोलता हूँ, अब आखिर मैं बाहर निकल पाऊंगा। मैं रूट्स पर चढ़ना शुरू करता हूँ पूरी एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि अब मैं अंडरग्राउंड लाइफ खत्म कर पाऊंगा। ऊपर जाते जाते मुझे सनलाइट दिखने लगती है और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिरकार इतने लंबे समय बाद मैं फिर से बाहर की दुनिया देख पाता हूँ। आसमान में उड़ते बर्ड्स और जमीन पर सॉफ्ट ग्रास। मैं उस खूबसूरत नजारे को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और रो पड़ता हूँ। मेरे लिए ये बस एक नॉर्मल लैंडस्केप नहीं होता, कुछ शीप, थोड़ा स्काई, लेकिन मेरे लिए ये सब एक ड्रीम जैसा लगता है।
मैं कहता हूँ ये जगह कितनी पीसफुल और फ्रेंडली लग रही है, लेकिन तभी मेरा डायलॉग अधूरा रह जाता है क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक छोटी शीप पर एक वुल्फ अचानक अटैक कर देता है। मैं घबराता हूँ और कहता हूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर का हिस्सा है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि जंगल में और भी वुल्व्स छिपे बैठे हैं जो नए शिकार के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ नेचर इतनी रियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए थी। मेरे शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वुल्फ किसी पर भी रहम नहीं करता। मैं सोचता हूँ अभी अभी एस्केप किया है और अब मारा जाना कितना अनफेयर होगा। वुल्फ्स गुर्राने लगते हैं और फिर एक साथ अटैक करने आते हैं। मैं नीचे झुक जाता हूँ सबसे बुरा सोचते हुए, लेकिन वुल्फ्स सीधा मेरे सामने से निकल जाते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ और राहत की सांस लेता हूँ क्योंकि वुल्फ्स का ध्यान अभी शीप पर होता है। फिर मैं गिल्लू से पूछता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता पता है, क्योंकि यह जगह सेफ नहीं लगती। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक और वुल्फ आता है। मैं खुद को काम रखने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि शायद इसका ध्यान भी शीप पर होगा, लेकिन इस बार वह वुल्फ सीधा मेरी तरफ देख रहा होता है। मैं भागकर वापस होल में कूदता हूँ और चिल्लाते हुए वुल्फ को इडियट कहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एंट्रेंस इतनी छोटी है कि मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वुल्फ सब तोड़कर अंदर घुसता है। अब मैं पूरी तरह पैनिक में होता हूँ, भागता हूँ और बार बार माफी मांगता हूँ कि उसे इडियट कहा। मैं समझ जाता हूँ कि टनल बहुत नैरो है और कोई एस्केप नहीं। फिर मैं इन्वेंटरी खोलता हूँ और सोचता हूँ अगर सिर्फ एक वुल्फ है तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। मैं एक वॉल बनाना शुरू करता हूँ और सोचता हूँ कि बोर की तुलना में वुल्फ ज्यादा वीक है, लेकिन जैसे ही मैं सोच खत्म करता हूँ वुल्फ मुझ पर जंप करता है और मुझे काट लेता है। मुझे यकीन नहीं होता, वुल्फ बहुत तेज है। मैं देखता हूँ कि मेरी स्थिति बहुत खराब। वुल्फ अब फिर से हमला करने वाला होता है और मैं सोचता हूँ क्या मैं बच पाऊंगा या कोई और रास्ता है। मुझे एहसास होता है कि ज्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता और अब मुझे इसे खत्म करना ही पड़े। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरे पास अभी वह है, यही एक रास्ता बचा है। वुल्फ फिर से जंप करता है और मैं बोलता हूँ अब या तो वो या मैं। तभी मेरे चारों तरफ से एक नीली ओरा निकलने लगती है। मैं अपनी हॉर्नबोर स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता हूँ और वुल्फ को एक जोरदार पंच मारता हूँ। वुल्फ दीवार से टकराकर दूर जा गिरता है। मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि मैंने सच में ऐसा हिट किया है। मुझे समझ आता है कि ये स्किल कितनी पावरफुल है। सिस्टम दिखाता है कि मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स टेम्परेरीली डबल हो गए। मैं खुशी से कंफर्म करता हूँ कि अब मुझे यकीन हो गया, ये स्किल सच में इनक्रेडिबल है। लेकिन वुल्फ फिर से उठ खड़ा होता है और मैं समझ जाता हूँ कि मैंने उसे डैमेज तो दिया है, लेकिन वन हिट किल नहीं हो। सिस्टम बताता है कि स्किल खत्म होने में सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं और मैं सोचता हूँ ड्यूरेशन ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस। 6 सेकंड बाकी रहते मेरे पास अब टाइम बर्बाद करने का कोई मौका नहीं होता और मैं अपनी पूरी ताकत से चार्ज करता हूँ। गिल्लू वुल्फ अटैक के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन मैं उससे तेज निकलता हूँ और साइड में जंप करके मॉन्स्टर के पास से निकल जाता हूँ। इससे पहले कि वुल्फ कुछ रिएक्ट करे मैं उसके रिब्स पर एक और तगड़ा पंच मार देता हूँ। मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन झलकता है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉन्स्टर अब मर जाए, लेकिन मैं लगातार पंच पर पंच मारता जाता हूँ। इतने पंच लगते हैं कि बाहर तक डस्ट उड़ने लगती है। मैं अब थक चुका होता हूँ और सिस्टम दिखा रहा होता है कि अभी भी 3 सेकंड बचे हैं, लेकिन वुल्फ अब भी खड़ा रहता है। फिर से वुल्फ चार्ज करता है, मगर मैं उसके साथ डॉज करने में कामयाब रहता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी से इन्वेंट्री खोलता हूँ, एक स्पाइक निकालता हूँ और जबकि सिर्फ 2 सेकंड बचे होते हैं मैं चिल्लाता हूँ अब तो मर जा और अटैक के लिए स्पाइक तैयार करता हूँ। मॉन्स्टर मुझ पर गुर्राता है, लेकिन मैं मौका पकड़ते हुए वुल्फ की गर्दन में स्पाइक घुसा देता हूँ। तभी मॉन्स्टर अपनी टेल से मुझ पर वार कर देता है। यह अटैक मुझे दीवार से जा टकराता है। स्पाइक वुल्फ की गर्दन में धंसा रह जाता है, लेकिन वह अभी भी जिंदा रहता है। मैं थका हुआ सोचता हूँ ये कमीना इतना एनर्जी लेकर आता कहाँ से है और कहता हूँ जेडे चीप, ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। सिस्टम दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बोर अब 99 सेकंड के कूल डाउन पर है। वुल्फ गुस्से से मुझे देखता है, लेकिन मैं अब उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका होता हूँ। मुझे पता होता है कि मॉन्स्टर का सबसे डेंजरस मूव वो होता है जब वह कूदकर अपने फ्रंट क्लॉज से स्लैश करता है, लेकिन उसके बाद वह अटैक कूल डाउन पर चला जाता है। मैं मजाक में कहता हूँ क्या हम 90 सेकंड के लिए ट्रूज नहीं कर सकते, लेकिन वुल्फ फिर से अटैक के लिए तैयार होता है। मैं अपना आखिरी अटैक करने की तैयारी करता हूँ, जबकि मॉन्स्टर मुझे काटने के लिए झपटता है। तभी मैं सोचता हूँ काश इसने अपने पंजे इस्तेमाल किए होते इससे पहले कि वुल्फ मुझे काटे। मैं अपनी डिगिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता हूँ और उसे सीधे वुल्फ के मुंह में यूज कर देता हूँ। मॉन्स्टर अचानक शॉक में पड़ जाता है। कुछ देर बाद केव में गाइड एंट्री करता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि मैं अब मीट नहीं बना रहा होता हूँ। वह कहता है कुछ तो गड़बड़ है, लगता है सेजुन कुछ गलत कर रहा है। फिर जब वह मुझे ढूंढता है तो देखकर दंग रह जाता है कि मैंने बोन आर्मर पहन रखी है। मैं कहता हूँ एक दिन में बनाई हुई चीज के लिए बुरी नहीं बनी। मैं कहता हूँ मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आजकल बहुत डेंजरस चीजें होने लगी हैं। गाइड शॉक्ड होकर पूछता है क्या मैंने वो स्कल प्लेन्स वुल्फ से लिया है और क्या मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। मैं कहता हूँ हाँ। तभी बनी पूछता है फिर तू अब भी यहीं क्यों है, जिस पर मैं कहता हूँ क्योंकि यह जगह काफी कंफर्टेबल है। बनी हंसकर कहता है ठीक है तू यहीं रह ले। फिर मजाक में बोलता है तूने तो एक पेट भी पाल लिया,
लेकिन मैं दृढ़ होकर कहता हूँ मैं अब जाऊंगा। हालांकि मैं कहता हूँ मैं बिना तैयारी के नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार मैं सिर्फ प्योर लक से बचा था। खतरे को देखते हुए बनी मुझे वहीं रुकने को कहता है, जिस पर मैं कहता हूँ मैं इस बेस को थोड़े टाइम के लिए और यूज करूंगा। अब जब मुझे प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी हैं, मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करने की सोचता हूँ। बनी गुस्से में कहता है बस छोड़ दे और मर जा, लेकिन उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ। बनी मुझे कर्स्ड बग बोलकर निकल जाता है। कुछ समय बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ द मिम्बीज बोचन बोर स्किल के साथ ट्रेनिंग करता दिखता हूँ। मैं वजन उठाता हूँ और रन करता हूँ, ये सोचते हुए कि जितने ज्यादा मेरे फिजिकल स्टैट्स बढ़ेंगे, स्किल का असर उतना ही स्ट्रांग होगा। मैं ये स्किल बार बार यूज करता हूँ, जिससे सिस्टम दिखाता है कि इसका लेवल बढ़ गया है और अब इसकी ड्यूरेशन और कूलडाउन दोनों इंप्रूव हो गए हैं। मैं सोचता हूँ पिछली बार मैं बस किस्मत से बच गया था, लेकिन मुझे पता है कि वुल्फ्स हमेशा झुंड में चलते हैं। अगर मैं एक एक करके भी फेस करूं, तब भी जीत की कोई गारंटी नहीं है। मैं स्लॉटेड बोर को पंचिंग बैग की तरह यूज करता हूं, ये सोचते हुए कि मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। सिस्टम दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बोर अब लेवल 3 पर पहुंच गई है, जिससे मेरी फिजिकल स्टैट्स और स्ट्रांग हो गई हैं। ड्यूरेशन लंबी हो गई है और कूल डाउन फिर से कम हो गया है। फिर मैं ये स्किल एक्टिवेट करता हूं और बोर पर लगातार पंच मारता हूं। मैं एक पावरफुल पंच लगाता हूं और दृढ़ नजर से कहता हूं अब मैं भागने वाला नहीं हूँ। जंगल में कुछ वुल्फ्स आराम से बैठे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के आने का आभास होता है। अचानक मैं झाड़ियों से बाहर कूदता हूँ। मैं खुश होता हूँ कि सामने सिर्फ 2 वुल्फ्स हैं। इसके बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ द बोर एक्टिवेट करता हूँ और उनमें से एक पर थ्रो फेंक देता हूँ। दूसरा वुल्फ डॉज कर लेता है और मेरी तरफ झपटता है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ शाम, अब दिखाता हूँ मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट, और एक पंच मारता हूँ जिससे मॉन्स्टर उड़कर पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पेड़ टूट जाता है। पीछे से पहला वुल्फ मेरे पीछे आकर मुझे काटने ही वाला होता है, लेकिन मैं पहले से तैयार रहता हूँ और कहता हूँ मुझे पता था तू एक हिट में नहीं मरेगा। फिर मैं एक और पंच मारता हूँ और बोलता हूँ मैं तब तक मारूंगा जब तक तू गिर ना जाए। जब मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, दूसरा वुल्फ उठ खड़ा होता है। इस फाइट को देखकर गाइड नोटिस करता है कि मैं अब बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ। मैं खुद भी पावर से भर जाता हूँ और सोचता हूँ क्या यह फीलिंग स्ट्रेंथ की है। मैं कहता हूँ अब लगता है मैं नहीं हारूंगा, और सोचता हूँ क्या मैं सच में अविश्वसनीय स्ट्रांग बन गया हूँ। लेकिन तभी बनी मेरी लाइन काटता है और कहता है इतना भी मत उड़। वीर तो 10 वुल्फ्स को 1 सेकंड में खत्म कर देता है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ हर कोई वीर से कमजोर है, जिस पर बनी बोलता है आन्या ने अकेले ही 3 वुल्फ्स मार दिए थे। तभी एक वुल्फ जोर से हॉल करता है और बनी हंसते हुए कहता है अब पूरा पैक आ रहा है। वह कहता है लगभग 3 वुल्फ्स और आ रहे हैं और तू खुशकिस्मत है कि आमतौर पर 5 से ज्यादा आते हैं। फिर वह पूछता है क्या तू अपनी स्किल के टाइम खत्म होने से पहले इन सबको हरा पाएगा, और कहता है चल दिखा अपनी ताकत। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ क्या तू जानता है मेरी स्किल का सबसे अच्छा पार्ट क्या है। फिर मैं कहता हूँ मेरे फिजिकल स्टैट्स अब 2.4 गुना बढ़ चुके हैं, मतलब मैं 2.4 गुना तेज भाग सकता हूँ। गाइड हैरान होकर पूछता है क्या तू सच में भागने वाला है। फिर वह कहता है क्या तेरे अंदर जरा सा ऑनर नहीं है, जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ मुझे बस एक चीज की परवाह है जिसे लाइफ कहते हैं। इसके बाद मैं पीछे की ओर जंप करता हूँ और केव के अंदर वाले होल में घुस जाता हूँ। बनी कहता है ज्यादातर प्लेयर्स तो लड़ाई में इतने उलझ जाते हैं कि मर जाते हैं। फिर वह गुस्से में वुल्फ्स को कहता है उस होल पर अटैक करो, लेकिन मैं अर्थ वॉल बना देता हूँ और उन्हें अंदर आने से रोक देता हूँ। मॉन्स्टर्स खुदाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। बनी गुस्से में कांपता है और चिल्लाता है तू कमबख्त बग प्लेयर, एक दिन मैं तुझे खत्म कर दूंगा। केव के अंदर मैं कहता हूँ मैं कुछ आइसोलेटेड वुल्फ्स को खोजने में कामयाब हो गया हूँ, वह भी गिल्लू की मदद से। अब जब वह सारे वुल्फ्स एक पैक में इकट्ठा हो गए हैं तो उनसे डील करना आसान नहीं रहता है। मैं सोचने लगता हूँ अब क्या करूँ। मैंने उस एरिया में 7 एस्केप राउट्स बना रखे हैं जहाँ पर स्टोन वॉल नहीं है, और अब मुझे पता है कि मैं 2 से ज्यादा वुल्फ से भी फाइट संभाल सकता हूँ। लेकिन मुझे ये डर भी रहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए, जैसे पिछली बार हुआ था, और मैं टाइम पे एंट्रेंस बंद ना कर पाऊँ। अगर मैं होल में भाग भी जाऊं तो मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं गिल्लू को बताता हूँ मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। इसके बाद मैं अपने छोटे से स्क्विरल से कहता हूँ जाकर उन वुल्फ्स को ढूंढ जो पैक से अलग हुए हैं, लेकिन ज्यादा पास ना जाना और सावधान रहना। फिर मैं खुद बोलता हूँ अब मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। बाहर 3 वुल्फ्स एक शीप का शिकार करके अभी अभी लौटे होते हैं। मैं अब अपने प्लान को एक्शन में डालने वाला होता हूँ और बोलता हूँ डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मैं इन्वेंट्री खोलता हूँ। इसी बीच गाइड सब कुछ देख रहा होता है और मजाक में पूछता है क्या तुम कोई मोल हो जो इतने सारे होल खोद दिए इस रीजन में। जिस पर मैं हंसते हुए बोलता हूँ वो बनी के पास ये टेरिबल हैबिट कि हमेशा लोगों के पीछे ही प्रकट होता है। गाइड फिर चिढ़कर बोलता है अब सबसे जरूरी बात यह है कि नोट करो सेजुन करने क्या वाला है, कहीं लेजर बीम वगैरह तो नहीं चलाने वाला। जिस पर मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है, ये मेरा लॉन्ग रेंज कॉम्बैट आर्ट है।
बनी थोड़ा हैरान होकर बोलता है, मेरे पास तो ऐसा कोई स्किल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बोर की स्ट्रेंथ से अर्थ बॉल्स फेंकना पॉसिबल है। फिर मैं स्किल एक्टिवेट करता हूँ और एक थ्रो को स्पीयर की तरफ फेंकता हूँ, बोलते हुए ये है सेफ्टी फर्स्ट अटैक। वुल्फ्स काफी दूर होते हैं और शुरुआत में टेंशन नहीं लेते जब तक कि वह अटैक उनके पास से होकर नहीं गुजर जाता। बनी हंसने लगता है और बोलता है, क्या सेजुन का मतलब वुल्फ सेफ्टी फर्स्ट था? मैं फिर से एक स्पेयर फेंकता हूँ, लेकिन वह भी मिस हो जाता है। गाइड सिर हिलाकर बोलता है, लगता है अब ये क्लोज कॉम्बैट में खत्म होगा। यही होता है एक्सपीरियंस की कमी। वो बताता है कि वुल्फ्स की एजिलिटी फेज 1 में सबसे हाई होती है और ये डिस्टेंस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ फिर भी हवा में रहते हुए वह डॉज नहीं कर सकते, जिस पर मैं अर्थ बॉल्स फेंकता हूँ और बोलता हूँ सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गाइड शक भरे लहजे में बोलता है, सच में सोचते हो ये काम करेगा? अर्थ बॉल से टाइम बाय करने का कोई फायदा नहीं, वो तो 1 सेकंड में इन्हें तोड़ देंगे। लेकिन तभी एक बॉल सीधे वुल्फ के फेस पर लगती है। गाइड दंग रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता। मैं मुस्कुराते हुए बोलता हूँ, बनी इन बॉल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अर्थ उससे कहीं ज्यादा हैवी है जितना वह सोचता है। फिर मैं बताता हूँ, मैंने अपनी डिगिंग एबिलिटी यूज करके इनकी डेंसिटी इतनी बढ़ा दी है कि अब इनका वजन 20 किलो तक हो गया है और बोर की स्ट्रेंथ से मैं इन्हें बॉलिंग बॉल की तरह फेंक सकता हूँ। गाइड फिर हैरान होकर बोलता है, क्या ये बॉल सच में 20 किलो की है? कुछ ही सेकंड में मैं 2 वुल्फ्स को गिरा देता हूँ। अब बस आखिरी एक वुल्फ बचता है। बनी कमेंट करता है, वुल्फ्स हमेशा ग्रुप में हंट करते हैं और उनकी टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होती है, जबकि मैंने अपनी बैक बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड छोड़ दी है। तभी तीसरा वुल्फ पीछे से अटैक करता है, जिस पर गाइड सोचता है कि अब चेकमेट हो गया, लेकिन मैं समय रहते अपने आर्म्स आगे कर लेता हूँ और खुद को डिफेंड कर लेता हूँ। भले ही मैं दूर जा गिरता हूँ, लेकिन मैं जिंदा बच जाता हूँ। वुल्फ अब भी देख रहा होता है कि आगे क्या हुआ। मैं अब भी उस बीस्ट की चार्ज से रिकवर कर रहा होता हूँ और मुझे एहसास नहीं होता कि वुल्फ फिर से मेरे पास पहुंच चुका है, मुझे खाने के लिए। बनी दूर से यह सब देखकर खुश हो रहा होता है, सोचता है कि अब यह अनोइंग प्लेयर आखिरकार मरने वाला है। वो अंदर ही अंदर वुल्फ को हुक्म देता है, अटैक करो और इसे खत्म कर दो। बनी जोर से हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरा अंत तय है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वुल्फ की टीथ टूटने लगते हैं। बनी यह देखकर सन्न रह जाता है। उसे उम्मीद थी सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं। असल में मेरी आर्मर उस वुल्फ के टीथ से ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे उसकी बाइट खुद ही रिवर्स डैमेज कर देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपने हाथों को थोड़ा हिलाकर उस डेंजरस माउथ से खुद को थोड़ा फ्री कर लेता हूँ। अब मैं एक रिलेटिवली सेफ पोजीशन में होता हूँ, जबकि वुल्फ खुद के डैमेज से रिकवर करने की कोशिश करता है। मैं अपने आर्मर की पावर देखकर खुश होता हूँ और सोचता हूँ, अगर ये आर्मर ना होता तो मैं अब तक किसी का स्नैक बन चुका होता। मैं जानता हूँ कि हॉर्न बोर्स इस लेवल की सबसे पावरफुल बीस्ट्स हैं। वुल्फ के फेंग्स उनकी बोन्स के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी वुल्फ के अटैक का असर मेरे शरीर पर पड़ता है और मुझे मॉडरेट डैमेज होता है। स्टेटस विंडो दिखाती है कि मेरे पास अब भी 8 सेकंड और हैं बोर की एबिलिटी यूज करने के लिए। अब मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ ताकि अगला अटैक प्लान कर सकूं। टाइम काफी होता है और मैं अपने हाथों में कुछ मैनिपुलेट करने लगता हूँ। मैं अर्थ की फोर्स से भरी पोजीशन लेता हूँ और वुल्फ की तरफ फेंकने की तैयारी करता हूँ। आखिरकार मैं तैयार होता हूँ और इंजर्ड वुल्फ की ओर प्रोजेक्टाइल फेंक देता हूँ। जंगल में एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। बनी ये सब देखकर खुश नहीं होता। वो गुस्से में पूछता है, क्या तुमने उस वुल्फ को खत्म कर दिया जो तुम्हारे सामने था? ये बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं था जो बनी चाहता था। उसे तो प्लेयर की जगह वुल्फ चाहिए था। मेरी स्ट्रेटजी थी कि टनल की चैन बनाकर अकेले वुल्फ्स पर अटैक करूं और फिर भाग जाऊं। ये स्ट्रेटजी वाकई एफिशिएंट साबित होती है, लेकिन कुछ समय बाद वुल्फ्स सतर्क होने लगते हैं और टनल्स पर नजर रखने लगते हैं। पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि स्क्विरल उन्हें चुपके से ऑब्जर्व कर रहा है और सारी जानकारी मुझे पास कर रहा है। मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके अब से अपने अटैक्स को टाइमिंग बना लेता हूँ, जिससे मेरी स्किल बार बार लेवल अप होती है और आखिर में वुल्फ्स अब रजिस्ट नहीं कर पाते। जंगल अब बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर मैं वुल्फ्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता हूँ। बनी को यकीन नहीं होता कि मैं अब भी जिंदा हूँ। उसका गुस्सा और बढ़ता जाता है, साथ ही यह इच्छा भी कि अब वह खुद ही जाकर मुझे खत्म करे। वो चिल्लाकर कहता है, ये बंदा कितना बड़ा कायर है जिस तरीके से हमला करता है। लेकिन अब मेरी आर्मर लगभग पूरी तरह टूट चुकी होती है और मेरे लिए जरूरी होता है कि मैं उसे हटा दूं ताकि खुद को सुरक्षित रख सकूं। मैं सोचता हूँ कि शायद बाद में एक नई आर्मर बनाऊंगा। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि आज का दिन बहुत शांत है और मैं सोचता हूँ अब तक मुझे वुल्फ्स के हॉल्स सुनाई देने चाहिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैंने सारे वुल्फ्स को खत्म नहीं किया है। बनी अब अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाता। मैं पूछता हूँ, क्या हुआ तुम्हें? फिर मुस्कुराते हुए बोलता हूँ, क्या मैंने सारे वुल्फ्स खत्म कर दिए? बनी तमतमाते हुए बोलता है, तुम कायर हो और जल्द ही मरने वाले हो। लेकिन मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, कम से कम मैंने सारे वुल्फ्स को संभाल लिया है। बनी फिर बोलता है,
अगर तुम्हें और प्लेयर्स मिले तो उन्हें बता देना कि वो कहाँ हैं। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ ठीक है, लेकिन बनी मन ही मन बड़बड़ाता है, काश ये इंसान अब खत्म हो जाए। मैं अपनी स्ट्रेटजी की सक्सेस को सेलिब्रेट करता हूँ और अब अगले स्टेप के लिए रेडी हूँ। मुझे बॉस को हराना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे और प्लेयर्स को ढूंढकर उनके साथ जुड़ना होगा। अब मैं प्लेन्स फॉरेस्ट में हूँ, रिसेट के सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और मुझे अंदाजा होता है कि बाकी लोग जल्द ही इधर से गुजरने वाले हैं, लेकिन अगर वह ज्यादा दूर हुए तो दिक्कत हो सकती है। तभी जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजती है। उसके बीचों बीच एक क्लियरिंग है जहाँ कुछ प्लेयर्स वुल्फ्स के एक झुंड से लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये वुल्फ्स काफी डेंजरस हैं और इस बार उनकी संख्या भी बहुत है। तभी एक प्लेयर अपने साथी को ब्लेम करता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वहीं से गुजरता हुआ बनी पूरा उदास नजर आता है। वह प्लेयर्स के ग्रुप को देखता है और समझ जाता है कि वो वही टिपिकल टेंस बिहेवियर दिखा रहे हैं जो डंजन में होना चाहिए। बनी के लिए यही चीज वहां मिसिंग थी, थोड़ा और टेंशन। जैसे ही वुल्फ्स लोगों की तरफ बढ़ते हैं, बनी उस सीन को देखकर खुश होता है और चाहता है कि वह पूरा झुंड सबको खत्म कर दे। उसका मन है कि कोई भी प्लेयर जिंदा ना बचे ताकि मेरे पास बाहर निकलने या ज्यादा देर तक सरवाइव करने की कोई उम्मीद ना रहे। तभी एक वुल्फ हवा में उछलता है। एक प्लेयर अपनी एक्स से उसे फेंक देता है। बनी सोचता है जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा ही हुआ। हर कोई वीक नहीं होता। उसे समझ आता है कि उस बूढ़े आदमी के पास कुछ हिडन एबिलिटीज हैं जो वह इमरजेंसी के लिए बचा कर रखता है। विंड ब्लेड, जितनी ताकत से यह वेपन चलाया जाता है उतना ही ज्यादा डैमेज करता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है, ये एबिलिटी साथियों को भी हिट कर सकती है। बाकी प्लेयर्स उससे कहते हैं कि वह थोड़ा कंट्रोल रखे वरना वह सबको चोट पहुंचा देगा, लेकिन वह बूढ़ा कुछ नहीं सुनता। कहता है या तो ऐसा करेगा या सब वुल्फ्स का खाना बनेंगे। ओनली द स्ट्रांगेस्ट सर्वाइव। बनी ये देखकर खुश होता है। यही तो डंजन की असली स्पिरिट है। आखिर में सबसे क्रूर मॉन्स्टर्स तो ह्यूमंस ही होते हैं। बनी उम्मीद करता है कि वह रेकलेस प्लेयर अपने सारे साथियों को मार देगा, क्योंकि अगर सब मर गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ और प्लान करता हूँ कि मुझे किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। मैं खुश हूँ कि मैं बाहर निकल पाया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या करूँ। बनी मुझे वहीं से उन लोगों तक ले जाना चाहता है। मैं गिल्लू से पूछता हूँ क्या उसे अंदाजा है कि बाकी लोग कहाँ हो सकते हैं। मैं ह्यूमंस को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन गिल्लू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद मैं हार मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दोस्त सब कुछ नहीं जानता। मैं खुद सर्च नहीं कर सकता क्योंकि वह रिस्की होगा, लेकिन अकेले बॉस का सामना भी नहीं कर सकता। फिर मुझे आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो मुझे दूसरों को ढूंढने में हेल्प करे, जैसे एक ऑब्जर्वेटरी। मैं सोचता हूँ जामुस में ज्यादा सोचकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ करके दिखाया जाए। मुझे अपने बिल्डिंग स्किल्स पर भरोसा है। इसके लिए मुझे पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर तक पहुंचना होगा। मैं अर्थ ब्रिक्स समन करना शुरू करता हूँ। दीवारें मिट्टी की बनेंगी जिससे कंस्ट्रक्शन आसान होगा, क्योंकि मुझे इस मटेरियल का एक्सपीरियंस है। हालांकि यह सीमेंट के बिना कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक टेक्निक सीखी है जो इस रिस्क को कम कर सकती है। मैं अपने हाथ ब्रिक्स के पास लाता हूँ और अपनी डिगिंग टेक्निक से उन्हें आपस में फ्यूज करता हूँ। यह ब्रिक्स का ढेर नहीं बल्कि एक सॉलिड अर्थ वॉल बनती है जो इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। दिन के आखिर में मैं काफी काम पूरा कर चुका होता हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। लगभग 10 घंटे में मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और धीरे धीरे ढलती ट्वाइलाइट की खूबसूरती को फील करता हूँ। दूर कहीं खून हवा में उड़ता दिखता है। मैं रूट्स और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचता हूँ और समझता हूँ कि उन्हें कल की फाइट के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। मैं खुश होता हूँ कि बाकी प्लेयर्स गेम के साथ अच्छी तरह अडेप्ट कर चुके हैं। इसी बीच मुझे एक ऐसा इंसान दिखता है जो मुझे पसंद नहीं, जो किसी डेड बॉडी को लूट कर रहा है। बनी सोचता है कि इस प्लेयर के इन्वेंट्री में काफी वैल्यूएबल आइटम्स होंगे। वो गाइड कुछ नहीं जानता और बनी खुद को इस जगह का गाइड बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि उसने इससे पहले मुझसे बात नहीं की, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन तो कल तक यहाँ नहीं थी। ये पहली बार है जब बनी ने कुछ ऐसा देखा है। वह परेशान होता है क्योंकि सिर्फ एक इंसान ऐसा करने की कैपेबिलिटी रखता है। टावर के ऊपर मैं कुछ और बना रहा होता हूँ। मेरे हाथों में काफी थकावट है, लेकिन मैं आखिरकार एक छोटा ऑब्जेक्ट पूरा कर लेता हूँ। बनी मेरे पास आकर पूछता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं थोड़ा डर कर कहता हूँ ये इम्पोर्टेंट है और बनी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। बनी कहता है सेजुन हमेशा ऐसा कुछ करता है जो उसके काम में रुकावट डालता है। वह कहता है मेरे पास बहुत खाली वक्त, अब मैंने टनल्स बनाना छोड़ दिया है और टावर्स बना रहा हूँ। मैं हंसकर पूछता हूँ बनी को क्या लगता है मुझे वह टावर बनाने में कितना वक्त लगा। बनी कहता है शायद पूरा दिन, लेकिन मैं बताता हूँ मुझे सिर्फ 4 घंटे लगे। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन बाद में आसान हो गया क्योंकि मैंने अचीवमेंट से कुछ नई स्किल्स अनलॉक की। उन टावर्स में से पहला ऑब्जर्वेटरी है। वहां से जो भी मैं देखता हूँ वह मेरे मैप पर दिखाई देता है। मैं बनी को दिखाता हूँ कि यह रियल टाइम में अपडेट होता है और हॉस्टाइल मॉन्स्टर्स, प्लेयर्स और न्यूट्रल लोगों में फर्क बता देता है। बनी यकीन नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ
मैंने इसे पहले से टेस्ट किया है। बनी पूछता है और कौन सी अचीवमेंट मिली। मैं बताता हूँ, जब मैंने 5वां टावर पूरा किया तब एक बीम ऑफ लाइट दिखाई दी। बिल्डर्स रिवॉर्ड, मुझे नई बिल्डिंग स्किल मिली और कंस्ट्रक्शन टाइम आधा हो गया। मैं बताता हूँ, इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि अब मुझे आराम की भी जरूरत नहीं रहती। इस स्किल की वजह से मैं इतनी तेजी से बिल्ड करता हूँ कि अब मैं इंटीरियर डेकोरेशन पर भी टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं एक जगह दिखाकर कहता हूँ, वहां मैं बेड लगाऊंगा, जिस पर बनी नाराज नजर आता है। बनी सोचता है कि मैं अब पागल हो चुका हूँ। इतनी सारी अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि मैं बहुत डेंजरस हो गया हूँ। अगर मुझे और प्लेयर्स मिल गए तो मैं इस जगह को जुरासिक पार्क में बदल दूंगा, और बनी ऐसा नहीं चाहता। बनी अब सोचता है कि मुझे अकेला और डेंजरस बनाए रखना ही बेहतर है। मैं उससे पूछता हूँ, वह जा रहा है क्या, और क्या उसे पता है कि बाकी लोग कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मुझे अब तक कोई नहीं मिला। अगले दिन बाकी प्लेयर्स उस टावर को देखकर चौंकते हैं, जो पिछले दिन वहां नहीं था। बनी उनके पास आता है और एक क्रिपी लाफ करता है। वह कहता है उसके साथ टावर तक चले, क्योंकि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। एक प्लेयर कहता है, बनी झूठा है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह जरूर उन्हें किसी पावरफुल मॉन्स्टर तक ले जा रहा है, इसलिए उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए। बनी मासूम बनकर कहता है, उसने उनके लिए यह सरप्राइज बहुत मेहनत से तैयार किया है, लेकिन वह लोग रास्ता बदल लेते हैं। बनी मुस्कुराता है, क्योंकि उसने उन्हें बेवकूफ बना दिया। वह ऐसा बार बार करता है ताकि मुझे दूसरे प्लेयर्स ना मिले और वह बस टाइम बाय करता रहे। शायद इसी तरह मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊं। अब वक्त आ गया है कि सबको खत्म किया जाए। मैं जमीन पर पड़े ट्रैप को ध्यान से एनालाइज करता हूँ, लेकिन वह बस कुछ मॉन्स्टर्स के निशान होते हैं। तभी मेरे मैप पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मेरा ध्यान खींच लेता है। अब वहाँ कई सिग्नल दिखने लगते हैं। एक साथ 10 सिग्नल प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद और भी सिग्नल आने लगते हैं, इतने कि मैं गिन भी नहीं पाता। मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं होता कि ये सब आखिर क्या है। तभी एक विशाल राइड जंगल के बीच से दौड़ता हुआ आता है और उसके साथ पूरी एक हॉर्ड होती है। वो सब बिना रुके जंगल के बीच से आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, अपने पीछे तबाही की एक पूरी लाइन छोड़ते हुए। पेड़ उनकी चाल से कांप रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ, अगर मैं कुछ देर और लेट हो जाता तो अब तक मुसीबत में फंस चुका होता। और मैं ये सोचकर खुश होता हूँ कि मैं अपनी टावर के पास हूँ। हर 4 हफ्ते बाद रिसेट के बाद ये राइड्स पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। मैं कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा होता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसे भूल गया था। अब एक और रिसेट आने वाला होता है। इसी पल मुझे एक एपिफनी होती है। अगर प्लेयर्स मैप पर नहीं दिखते तो या तो वह मर चुके हैं या अगले स्टेज पर जा चुके हैं। मैं सोचता हूँ अब उन्हें ढूंढना बंद कर देना चाहिए और शुरुआत की तरफ लौटना चाहिए। सामने स्क्विरल कुछ कहने की कोशिश करता है और अजीब सा चेहरा बनाता है। मैं कहता हूँ, ओके हाँ, हमें इन राइड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मैप पर ध्यान रखना है। तभी मेरे सामने एक बड़ा गेट खड़ा होता है। प्लेयर्स तमाम मुश्किलों के बावजूद वहां तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि उस विशाल मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। स्वर्ड्स उस पर कोई असर नहीं डालती। मॉन्स्टर उन्हें अटैक करने की तैयारी करता है। बोल्ड गाय कहता है वह ही उस मॉन्स्टर को गिराएगा, क्योंकि वह बहुत टफ है। वह अपनी मैस उठाकर मॉन्स्टर पर वॉर करने की तैयारी करता है। बाकी प्लेयर्स उसकी तरफ स्टन्ड नजरों से देख रहे होते हैं। उसकी वेपन जमीन पर गिरती है और चारों तरफ टोमेटो सॉस जैसा फैल जाता है। मॉन्स्टर बिना रुके उनकी तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वह प्लेयर घबराया हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। वह बाकियों से हेल्प मांगता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके साइड से कुछ उसे जोर से टकराता है। मॉन्स्टर का हाथ उस इम्पैक्ट से अलग हो जाता है। वह प्लेयर शुक्रिया कहता है, लेकिन वह वुमन उसे कहती है, अटैक की डायरेक्शन में देखो। आसमान में एक ब्रिक उड़ती हुई जाती है। मैं वहां पहुंच चुका होता हूँ और मैं बोर की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ब्रिक्स फेंक रहा होता हूँ। ये मॉन्स्टर बाकी मैप मॉन्स्टर्स से अलग है और शायद इसलिए पॉसिबल है कि अगर ये बॉस है तो इसका बिहेवियर भी अलग होगा। प्लेयर समझ नहीं पाता कि मैं इतना स्ट्रांग कैसे हूँ और वुमेन उसे सावधान रहने को कहती है। मॉन्स्टर अपने बाकी बचे हाथ से फिर अटैक करता है। मैं एक और ब्रिक फेंकने की तैयारी करता हूँ और इस बार वो मॉन्स्टर के सिर के साइड में लगती है। उसके सिर में एक बड़ा होल बन जाता है। अब वो मेरी तरफ मुड़ जाता है। मॉन्स्टर मेरी चाल से गुस्से में है। मुझे एहसास होता है कि अब भागना ही बेहतर है। मॉन्स्टर बहुत तेज है और अब वह मेरे काफी करीब आ चुका है। मैं समझ नहीं पाता कि अब क्या करूं, लेकिन तभी मुझे याद आता है जब उन्होंने बोर को हराया था। उन्होंने उसके रास्ते में एक रोप खींच दी थी, जिससे वह बीस्ट गिर गया था और तब उन्होंने उसके वल्नरेबल पेट पर वॉर किया था। मैं कहता हूँ 7 बॉन्ड तो प्लान था। सन मुस्कुराकर कहता है वो कुछ नहीं था और अपनी क्लीशे लाइन बोलता है, द बिगर दे आर द हार्डर द फॉल। मैं एक और ब्रिक मॉन्स्टर पे फेंकता हूँ और ये उसके घुटनों पर जाकर लगती है। मैं इम्पैक्ट के रिजल्ट का इंतजार करता हूँ। बाकी प्लेयर्स आश्चर्य से देख रहे होते हैं। मॉन्स्टर धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगता है। मैं उस नतीजे से खुश होता हूँ और सन को उस एडवाइस के लिए धन्यवाद देता हूँ। मॉन्स्टर गिरने के बाद उठने की कोशिश करता है। वह हिल नहीं पा रहा होता और लगता है कि वह अपनी मिसिंग लेग को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मेरे पास काफी समय है उस इमोबाइल मॉन्स्टर को खत्म करने का। मैं एक और ब्रिक फेंकता हूँ
लेकिन कुछ नहीं होता। ब्रिक जमीन पर गिर जाती है और मॉन्स्टर जिसका तस रहता है, तभी मेरे सामने एक विंडो पॉपअप होती है। बोर की स्ट्रेंथ कूल डाउन पर होती है और मुझे दोबारा यूज करने में 70 सेकंड लगेंगे। अब मॉन्स्टर पूरी तरह रिजनरेट हो चुका होता है और प्लेयर्स को खत्म करने के लिए तैयार है। वह मुझ पर हमला करता है, लेकिन मैं किसी तरह डॉज कर लेता हूँ। मैं पास में गिरता हूँ और खुद को संभाल कर रिएक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने हाथ में एक अर्थ ब्रिक लेकर मॉन्स्टर पर फेंकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब मॉन्स्टर गुस्से में दोनों हाथ जोड़ता है। मैं समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। मॉन्स्टर अपनी सारी ताकत कंसंट्रेट करने लगता है और पूरी शक्ति से जमीन पर वार करता है। जमीन कांप उठती है। बाकी प्लेयर्स डर जाते हैं और सोचते हैं उस लड़के का क्या हुआ। उनमें से एक उम्मीद करता है कि शायद कुछ नहीं हुआ हो और कहता है उन्हें बस खड़े होकर नहीं देखना चाहिए। उसकी साथी डर के मारे कुछ सोच नहीं पाती। अब उस चीज के सामने ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। सारा सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ती है। उसका साथी चिल्लाकर पूछता है वह क्या करने जा रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए और तभी दूर से कोई चीज मॉन्स्टर के चेहरे पर लगती है। अब वह वुमन वहां पहुंच चुकी होती है और मेरी रक्षा कर रही होती है। वह पूछती है मैं उसे उस चीज को हराने में कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं कहता हूँ अब मुझे बस 1 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वह कहती है 1 मिनट बहुत लंबा है, क्या 10 सेकंड में काम चल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ मैं टाइम को बदल नहीं सकता और उसे आने वाले खतरे की चेतावनी देता हूँ। मॉन्स्टर अब उस पर वार करने वाला होता है। वह बिना दया के वार करता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है बुरा सोचकर, लेकिन जब उसे लगता है कि वह अभी जिंदा है तो वह धीरे से आंखें खोलती है। अब बाकी प्लेयर्स वहां पहुंच चुके होते हैं और उसकी मदद कर रहे होते हैं। वह सब एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो मुझसे पूछते हैं अब क्या करना है। मैं कहता हूँ मॉन्स्टर के चेस्ट पर अटैक करो। वहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मैंने देखा था कि मॉन्स्टर उसी जगह को बचा रहा है। जरूर वहां कुछ है। वह सब मॉन्स्टर से चिपक जाते हैं और वुमेन भी उनकी मदद के लिए आग का गोला छोड़ती है जो सीधा चेस्ट पर जाकर लगता है। आर्मर टूटने लगता है और उस जगह से तेज लाइट निकलती है। मॉन्स्टर अपने हाथों से चेस्ट को बचाने की कोशिश करता है और यही चीज मुझे देखनी थी। एक प्लेयर पूछता है क्या उसने भी वही देखा जो बाकी ने देखा। अब सब मोटिवेट हो जाते हैं और जानते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर के चेस्ट पर हमला करना है। मैं अपनी स्क्रीन देखता हूँ कि क्या मेरी एबिलिटी फिर से यूज हो सकती है। इस बीच बाकी प्लेयर्स मॉन्स्टर से लड़ते जा रहे होते हैं। मॉन्स्टर पूरी ताकत से खुद को डिफेंड करता है और वह जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकलता है। मुझे ध्यान आता है कि वह मॉन्स्टर मिट्टी से बना है। अगर वह मिट्टी का है तो यह मेरी एडवांटेज है और तभी मुझे समझ आता है कि यह क्ले से बना है। अगर ऐसा है तो मैं इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। मॉन्स्टर अपने हाथ फैलाता है और सारे प्लेयर्स को दूर फेंक देता है। मैं उसकी तरफ भागता हूँ। वुमेन पूछती है क्या 1 मिनट हो गया। मैं सिर हिलाकर हाँ कहता हूँ। काफी वक्त बीत चुका होता है। अब मेरे पास पूरा डाटा है अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर रिजनरेट करता रहता है और वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे मौका दे रहे होते ताकि मैं अब जवाबी हमला कर सकूं। जो टाइम मुझे मिला था उससे मैं अपने अटैक का प्लान बना पाता हूँ। मैं बाकी सबके एफर्ट के लिए थैंकफुल हूँ। मैं नीचे झुकता हूँ और पहले से ही बोर की स्ट्रेंथ यूज कर रहा होता हूँ। इसके बाद मैं उसी ताकत के साथ मॉन्स्टर की तरफ कूदता हूँ। सारे प्लेयर्स मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं, जिस पर वह वुमन भी यकीन नहीं कर पाती कि वह क्या देख रही है। मैं हवा में ऊपर होता हूँ और सीधा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अपने हाथ को अटैक के लिए तैयार करता हूँ और उसके चेस्ट को आर पार कर देता हूँ। इसके बाद कोर फिर से अपनी जगह पर आता है और वह बीस्ट बैलेंस खो देता है। अब मॉन्स्टर मिट्टी के ढेर की तरह नीचे गिर जाता है। मैं खुश होता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। बाकी प्लेयर्स भी खुश होकर जश्न मनाते हैं। उनमें से एक तो इस बात पर खुश होता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है। अब मेरी डिगिंग एबिलिटी लेवल 9 तक पहुंच जाती है और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि मैं लेवल 10 पर भी पहुंच जाता हूँ। बोर की स्ट्रेंथ अब लेवल 5 पर होती है। सारे प्लेयर्स मेरे पास आते हैं और मुझे चीयर करते हैं क्योंकि हमने मिलकर उस बीस्ट को हरा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बनी हमारे सक्सेस से बहुत गुस्से में चल रहा होता है। उसके अंदर मेरे लिए नफरत उबल रही होती है। प्लेयर्स बनी से शिकायत करने लगते हैं क्योंकि उसने वादा किया था कि बॉस को हराने के बाद वह उन्हें घर भेज देगा। लेकिन अब वह बहुत इरिटेट है कि मेरी स्ट्रेटजी मॉन्स्टर पर काम कर गई, जिस पर वह गुस्से में कहता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब उन्हें अगले स्टेज पर जाना होगा। सारा पूछती है अगला स्टेज क्या है। तभी बनी की अम्ब्रेला चमकने लगती है और एक डोर खुलता है। वह कहता है सब जल्दी अंदर चले जाएं। सबका मन थोड़ा उदास होता है क्योंकि उन्हें लगा था कि अब सब खत्म हो जाए। लेकिन वुमन उन्हें मोटिवेट करती है और कहती है अब यहाँ कुछ बचा नहीं है तो आगे बढ़ना ही सही है। उनमें से एक प्लेयर बिना देर किए पोर्टल में चला जाता है। जाते जाते वह मुझे और बनी दोनों को थैंक्स कहता है। बनी सबको जल्दी करने को कहता है। वुमन मुस्कुराकर कहती है तुम बहुत ब्रेव थे। मैं उसे थैंक्स कहता हूँ और कहता हूँ तुम आगे बढ़ो। इसके बाद सब पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं अगले स्टेज के लिए। मैं भी वहां जाने की तैयारी करता हूँ। मैं पीछे मुड़कर बनी को बाएं करता हूँ जो अब गुस्से में जल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मैं पोर्टल से गुजरने की कोशिश करता हूँ मैं अचानक रुक जाता हूँ। सिस्टम ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं बनी से कहता हूँ इसे जल्दी ठीक करो, लेकिन बनी कहता है
सिस्टम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैं अब कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। और बनी भी वैसा ही सोच रहा होता है। एक हफ्ते बाद रिसेट गुजर चुका होता है। मेरे कपड़े केव के फर्श पर बिखरे पड़े होते हैं। आसपास कुछ हड्डियां भी बिखरी होती हैं। मैं खुद लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा होता हूँ। मैं बोर होकर कहता हूँ, मैं अब ऐसे और नहीं जी सकता। फिर मैं पानी के सोर्स की तरफ जाता हूँ थोड़ा पीने के लिए। चेहरा धोने के बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ। स्क्विरल अब भी मेरे साथ रहता है और मेरा बेस रिसेट के बाद वैसा ही होता है, लेकिन जो टावर्स मैंने बनाए थे वो सब गायब हो जाते हैं। सरफेस हर बार रिसेट होती है पर अंडरग्राउंड हिस्से वैसे ही रहते हैं। अब मुझे सोच आता है, क्या ये हिस्सा डंजन का पार्ट माना जाता है या नहीं। तभी मुझे कुछ ध्यान आता है। सिस्टम के क्रिएटर ने बस मुझे किसी ऐसे इलाके में रखा था जो पहले से मौजूद था। इसका मतलब है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ जब तक मैं सिस्टम के रूल्स के तहत ना हूँ। साउथ और वेस्ट तरफ डेजर्ट्स हैं, नॉर्थ में रुइंस हैं और ईस्ट में माउंटेन ऑफ राइट्स। मेरे पास इतना खाना नहीं है कि डेजर्ट पार कर सकूं, तो अब बस माउंटेन ऑफ राइट्स ही बचता है। और शायद अगर मैं अंडरग्राउंड रास्ते से जाऊं तो वहां से निकल सकूं। मुझे ये आइडिया बहुत स्मार्ट लगता है और मैं इसे ट्राई करने का फैसला करता हूं। अब मैं ईस्ट के जंगल में होता हूं। मैं एक वुल्फ के सिर पर स्टिक से मारता हूं। मेरे आसपास कई वुल्फ्स जमीन पर तड़प रहे होते हैं। तभी एक और वुल्फ पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समय पर डॉज कर लेता हूं। अपनी स्क्रीन खोलते हुए मैं उस पर अटैक करता हूं। मैं उसके ऊपर एक अर्थ ब्लॉक समन करता हूँ जो उसे कुचल देता है। वुल्फ्स लगातार आते जा रहे होते हैं और बोर की स्ट्रेंथ कूल डाउन पर होती है। अब मुझे बाकी एबिलिटीज यूज करनी पड़ती है। मैं एक छोटी टावर बनाता हूँ जिससे मैं वुल्फ्स के ऊपर ऊंचाई पर चला जाता हूँ। मैं इस डिस्टेंस से काफी खुश होता हूँ क्योंकि अब वुल्फ्स मुझे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन पर अटैक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ बनी परेशान है क्योंकि मैं लगातार ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। वुल्फ्स अब गिर चुके होते हैं और मैं एग्जॉस्टेड होते हुए नीचे उतरता हूँ। मैं बनी से कहता हूँ, अब मैं माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ। बनी शॉक में आ जाता है। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ और मुझे शक होता है कि उस माउंटेन में कुछ ऐसा है जो बनी छिपा रहा है। बनी मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे अनदेखा करता हूँ। बनी कहता है वह माउंटेन उसका घर है, जिस पर मैं कहता हूँ वैसे भी हम दोनों कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बनी कहता है अगर तुम चले गए तो मैं अकेलेपन से मर जाऊंगा। मैं उन रास्ते में फुटप्रिंट्स देखकर समझ जाता हूँ कि मैं अब माउंटेन के करीब हूँ। मैं जल्दी से एक टावर बनाता हूँ जिसमें अंडरग्राउंड एक्सेस भी होती है, जिसे देखकर बनी और परेशान हो जाता है। अब मेरे पास मैप आ चुका होता है जिससे मैं अपने रास्ते को प्लान कर सकता हूँ। इस तरह मैं माउंटेन के करीब जाते हुए हर खतरे से बच सकता हूँ। रास्ते में जितने भी राइड्स मिलते हैं मैं सबका आसानी से सामना करता हूँ। अगर किसी जगह पर बहुत सारे राइड्स होते हैं तो मैं अंडरग्राउंड चला जाता हूँ। मैप मेरे लिए सेफ्टी का हिस्सा बन चुका होता है, इसलिए मैं कई वॉच टावर्स बनाता हूँ। मैं अब चौथी टावर लगभग पूरी कर चुका होता हूँ। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखती है, प्लेयर्स नहीं छोड़ सकते फर्स्ट फेज के इलाके को। मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूँ। बनी कहता है अगर तुम उस जगह से आगे गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्वर्ग में ब्रेड मिलती है या नहीं, यानी वह दुनिया का अंत है। मैं हैरान होता हूँ बनी कभी थकता क्यों नहीं और उससे पूछता हूँ उस लाइन के आगे क्या है। बनी खुद भी नहीं जानता तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। तभी मेरी नजर एक और चीज पर जाती है। अब मामला थोड़ा गंभीर लगता है। मेरे पैर के ठीक सामने एक एनर्जी की लाइन होती है और उसके आगे की जमीन का रंग अलग होता है। बनी कहता है ये राइड्स का इलाका है और तुम वहां नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं पहले ही उस लाइन को पार कर चुका होता हूँ, जिस पर बनी गुस्से से चिल्लाने लगता है। सिस्टम मुझे वार्न करता है। बनी हड़बड़ाकर मुझे वापस आने का आदेश देता है, लेकिन मैं उसकी बात अनसुनी करके चलता रहता हूँ। बनी लगातार चिल्लाता रहता है, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता और कहता हूँ अगर उसे इतना बुरा लग रहा है तो खुद आकर रोक ले। बनी गुस्से से कांपता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मैं उसे ताना मारते हुए देखता हूँ और पूछता हूँ क्या तुम लाइन पार नहीं कर सकते। बनी डर से पसीने में भीग जाता है और कहता है मैं डरा नहीं हूँ, बस मुझे उस जगह का रंग पसंद नहीं है। असल में बनी सही होता है। वह जगह अब डेंजरस जोन है और दुनिया अलग अलग फेजेस में बंटी हुई है। हो सकता है कि रिसेट उस एरिया में काम ही ना करे। मैं इसे कंफर्म करना चाहता हूँ, लेकिन बनी डर कर भाग जाता है। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि उसका दूर रहना ही बेहतर है। अब मेरे पास रिसेट आने तक 2 हफ्ते हैं और मैं तब तक कुछ और टावर्स बनाने का फैसला करता हूँ। अगर कुछ भी रिसेट नहीं होता तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और मैं बहुत जल्दी दूसरी साइड तक पहुंच जाता हूँ। अगर सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा मैं सोच रहा हूँ तो मैं हमेशा के लिए उस डंजन से बाहर निकल जाता हूँ। मैं एक टावर बना चुका हूँ और अब दूसरे पर काम कर रहा हूँ। करीब 3 घंटे काम करने के बाद मुझे अब भूख लगने लगती है। मैं अपने इन्वेंट्री में जाकर देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या आइटम्स हैं। तभी मेरी नजर एक चीज पर टिक जाती है, वो मॉन्स्टर कोर, जिसे मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया था कि मुझे मिला है। मैं इमेजिन करता हूँ कि इस कोर से मैं अपना खुद का मॉन्स्टर बना सकता हूँ। अब मैं पहाड़ के नीचे के बेस पर हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं यह सतह पर मौजूद छोटे मॉन्स्टर्स को आकर्षित ना कर ले। टनल ज्यादा ऊंची नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे मॉन्स्टर को थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहिए। मुझे ह्यूमन जैसी शेप की जरूरत नहीं है। अगर वह 4 पैरों वाला होगा तो आसानी से मूव करेगा। अब मैं सोचता हूँ क्यों ना एक एलिफेंट बना लिया जाए।
मैं जमीन पर उसका डिजाइन बनाता हूँ और फिर उसे तैयार करने की तैयारी करता हूँ। मैं मिट्टी के कुछ ब्लॉक्स समन करता हूँ और अपने हाथों से मॉन्स्टर का शेप बनाना शुरू करता हूँ। वहीं मेरी मेहनती फ्रेंड गिलहरी मुझे हल्के से थपथपाती है, जिस पर मैं भी मुस्कुराते हुए उसे वापस थपथपाता हूँ। अंतिम टच के साथ मॉन्स्टर तैयार हो जाता है। मैं अपनी बनाई चीज से काफी खुश होता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं खत्म करता हूँ, सैंड एलिफेंट एकदम से ढह जाता है। मुझे लगता है कि पेट वाला हिस्सा स्ट्रक्चर की कमी की वजह से बैठ। मैं फैसला करता हूँ कि अब इसे थोड़ा स्लिम बनाऊंगा, भले ही वह थोड़ा अजीब लगे। 1 घंटे बाद मॉन्स्टर दोबारा तैयार हो जाता है और मैं काफी थका हुआ महसूस करता हूँ। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा पैर हैं और एक खाली स्पेस भी है जिसमें चीजें रखी जा सकती हैं। अब एक स्पाइडर एलिफेंट मॉन्स्टर रेडी है। मैं मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ता हूँ और कोर लगाने की तैयारी करता हूँ। मैं कोर को उसके माथे के अंदर फिट करता हूँ। इसके बाद मैं मॉन्स्टर से नीचे उतरता हूँ और सामने खड़ा होकर किसी रिएक्शन का इंतजार करता हूँ। कुछ देर तक कुछ नहीं होता, जिस पर मैं सोचने लगता हूँ आखिर क्या गलती हो गई। तभी मॉन्स्टर की आंखें तेजी से चमकने लगती हैं। एलिफेंट उठता है और जोरदार आवाज निकालता है। मुझे एक और अचीवमेंट मिलती है, मॉन्स्टर बिल्डर। अब वह मॉन्स्टर मेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। मैं इस मॉन्स्टर से काफी खुश हूँ और सोचता हूँ कि अब इसे पहला ऑर्डर देना चाहिए। मैं उसे कहता हूँ, सीट लाइक अ डॉग। मॉन्स्टर अपनी पूरी कोशिश करता है और नीचे बैठ जाता है, जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। फिर मैं उसकी सूंड पर चढ़कर उसके सिर के ऊपर पहुंचता हूँ और एक्साइट होकर बोलता हूँ, ये तो कमाल है। मैं मॉन्स्टर को फिर से खड़े होने का आदेश देता हूँ। हर कमांड का पालन करना अब बहुत काम आने वाला है। अब मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ। गिलहरी जानना चाहती है कि यह सब क्या था, जिस पर मैं कहता हूँ हमें अब कहीं जाना है। मॉन्स्टर आज्ञाकारी ढंग से तैयार खड़ा रहता है और मैं कहता हूँ अब मेरे मॉन्स्टर को एक भाई चाहिए। उधर बनी सभी खिलाड़ियों के सामने खड़ा होकर उन्हें बॉस के खिलाफ फाइट के लिए शुभकामनाएं देता है। सबको अब भी शक है कि क्या वह इस लड़ाई के बाद घर लौट पाएंगे या नहीं। तभी एक तेज रोशनी उन सब की आंखों को चकाचौंध कर देती है। जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ टूटी फूटी जमीन की एक बड़ी परत फैली हुई होती है। बनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर उसे मेरी याद आती है और वह गुस्से से भर जाता है। खिलाड़ी पूछते हैं, क्या अब हम घर जा सकते हैं? जिस पर वह कुछ कहे बिना भाग जाता है। अपने डोम के साथ मैं अपनी स्किल से बनाई हुई टनल के जरिए पहाड़ से निकलकर रुइंस तक पहुंचता हूँ। इसमें 1 हफ्ता लग गया, लेकिन हर बूंद पसीना इसके लायक था। मैं बेस पर लौटने के लिए अब और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं डेथ माउंटेन पहुंच जाता हूँ। वापसी में मुझे 2 घंटे लगे, काफी बढ़िया टाइम। मैं अपने सिस्टम स्क्रीन को खोलता हूँ और आइटम्स देखने लगता हूँ। अब मैं सोचता हूँ इस बार किस तरह का मॉन्स्टर बनाया जाए। मैं विचार करता हूँ क्यों ना इस बार कॉम्बैट के लिए एक बनाया जाए जो मजबूत पांवों वाला हो। मुझे अब पता है कि क्या करना है। वक्त बीतता है और सुबह होने लगती है। मैं सोचता हूँ काश एलिफेंट को मैंने ऐसे बनाया होता तो वह कभी नहीं ढहता। मैं अपने निर्माण की तरफ एक कोर बढ़ाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ फियर्स गोरिल्ला। कुछ ही देर में गोरिल्ला की आंखें तेजी से चमकने लगती हैं। मैं जोश में चिल्लाता हूँ, इट वर्कड। मैं उसे कुछ कमांड्स देता हूँ और कहता हूँ, नचिकाबे सीलिंग से सावधान रहना। इसके बाद मैं एक मॉन्स्टर का दूसरे से परिचय करवाता हूँ। गिलहरी बहुत खुश होती है और मैं कहता हूँ अब मैं सबसे पुराना हूँ यहाँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितने स्ट्रांग हो। बाहर टावर के आसपास बहुत सारे राइड्स घूम रहे हैं। कुछ को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। टावर के एंट्रेंस से एक अजीब आवाज आने लगती है। कुछ ही देर में मैं अपने मॉन्स्टर के साथ बाहर आता हूँ। राइड्स एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देते हैं, जिस पर मैं सिर्फ एक शब्द बोलता हूँ, अटैक। गोरिल्ला आगे कूदता है और अपनी ताकतवर बाहों से जमीन पर वार करता है। राइट्स एकदम से हिल जाते हैं। वह पलटकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोरिल्ला उन्हें ऐसे उड़ाता है जैसे वह कुछ हो ही नहीं। वो बिना रुके लगातार मारता रहता है, एकदम अनस्टॉपेबल। मैं खुद लेवल 1 बॉस की ताकत देखकर हैरान होता हूँ। गोरिल्ला अपनी मुट्ठियों से राइट्स पर लगातार वार करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें खत्म करता है और ज्यादा राइट्स आ जाते हैं। कुछ राइट्स अब एलिफेंट पर चढ़ने लगते हैं, जिस पर मैं एलिफेंट को आदेश देता हूँ, उन्हें नीचे गिराओ। एलिफेंट जमीन पर जोर से पांव पटकना शुरू करता है, लेकिन राइट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और वह दोनों को घेरने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि अब मुझे कुछ अलग तरह से अटैक करना पड़ेगा। फिर मुझे एक नया आइडिया आता है। मैं गोरिल्ला की तरफ एक आइटम फेंकता हूँ। गोरिल्ला उसे पकड़ता है। वह एक बड़ा सैंड ब्लॉक होता है। मैं उसे कहता हूँ, थ्रो इट। गोरिल्ला उसे जोर से आसमान में फेंक देता है। ब्लॉक बड़ी ताकत से राइट्स के बीच जाकर गिरता है। मैं इस नतीजे से खुश होता हूँ और एलिफेंट को गोरिल्ला के पास आने का आदेश देता हूँ। फिर मैं दूसरे मॉन्स्टर पर चढ़ता हूँ और गोरिल्ला से कहता हूँ, अपना हाथ बढ़ाओ। अब मैं जल्दी से क्यूब्स लगा सकता हूँ और मॉन्स्टर को फिर से अटैक का आदेश देता हूँ। मॉन्स्टर हर बार क्यूब्स के साथ कई राइड्स को कुचलता है। मैं लगातार नए क्यूब्स लगाता जाता हूँ और मॉन्स्टर उन्हें फेंकता रहता है। ये तरीका काफी असरदार साबित होता है, लेकिन मुझे इससे भी बेहतर आइडिया आता है। एलिफेंट अब मेरे पास है तो मैं उसके खाली हिस्से को ब्लॉक से भर देता हूँ। अब अटैक और भी तेजी से हो रहा है।
कुछ ही देर में ज्यादातर राइड्स खत्म हो चुके हैं। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, डंजन इज अबाउट टू रिसेट। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैसेज आता है, जमीन हिलने लगती है, राइड्स चीखने लगते हैं जैसे उनके साथ कुछ हो रहा हो। वह भागते हैं जैसे किसी डर से पागल हो गए हों। मुझे भी अब क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर यह सब क्या है। गिलहरी भी डर से कांप रही। मैं अपने दोस्त को शांत कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गिलहरी बार बार कुछ कहने की कोशिश करती है। मैं जानता हूँ कि पिछली बार जब डंजन रिसेट हुआ था तब मेरा छोटा दोस्त इतना नहीं डर रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। मैं अपना मिनी मैप खोलता हूँ ताकि देख सकूं कि आखिर इस अचानक हुए रिएक्शन का कारण क्या है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस फर्स्ट फेज के आसपास का एरिया डार्क होने लगता है और वह सारे टावर्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। हालांकि सब चीजें मिटती जा रही हैं, फिर भी एरिया कुछ हद तक सेफ दिखता है। लेकिन तभी मेरी नजर एक खास चीज पर जाती है। बॉर्डर के चारों ओर कई छोटे पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो शायद मॉन्स्टर्स होते हैं। मैं तुरंत अपने मॉन्स्टर को बुलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा। मैं एलिफेंट को अंडरग्राउंड जाने का ऑर्डर देता हूँ और गोरिल्ला को टावर पर चढ़ने के लिए कहता हूँ। अब मैं खुद और गोरिल्ला दोनों ऊपर से पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पर मुझे एहसास होता है कि पहले जो ट्रेमर हुआ था वह दरअसल एक अर्थक्वेक था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिलती है। अब मुझे समझ आता है कि वो आवाज सारे मॉन्स्टर्स की थी जो फर्स्ट फेज से अंडरग्राउंड मूव कर रहे थे। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए अपनी एबिलिटीज रिफाइन करने का परफेक्ट मौका है। इसके बाद मैं बोर की स्ट्रेंथ यूज करता हूँ और कुछ अर्थ क्यूब्स समन करता हूँ। फिर गोरिल्ला को ऑर्डर देता हूँ कि वो इन क्यूब्स को मॉन्स्टर्स पर फेंके। ये हमारा बारूद बनेगा। मुझे बस ऐसे ब्लॉक बनाने हैं जिन्हें गोरिल्ला अपनी स्ट्रेंथ से उठा सके। हम दोनों टॉवर के ऊपर से ब्लॉक फेंकना शुरू करते हैं। नीचे एक छोटा राइट ऊपर देखता है सस्पिशन के साथ। तभी आसमान से एक भारी ब्लॉक नीचे गिरता है, सीधे मॉन्स्टर्स के ऊपर। वो ब्लॉक्स मीटर भर नीचे गिरते हैं और रैट्स कुछ भी नहीं कर पाते इन्हें अवॉइड करने के लिए। इसका मकसद मॉन्स्टर्स को खत्म करना नहीं, बल्कि मेरी एबिलिटी को रिफाइन करना है। क्योंकि उस एबिलिटी में कूल डाउन टाइम होता है, इसलिए उसे अपग्रेड करना आसान नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लंबे समय तक सेफ जगह पर यूज करने का मौका मिल गया था। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जमीन पर रैट्स दर्द से तड़पते हैं क्योंकि ऊपर से गिरते हुए बोल्डर्स उनके सिर पर बरस रहे हैं। वह सब एक जगह इकट्ठा होकर एक लिविंग टावर बनाने लगते हैं। वो टावर तेजी से बढ़ता है और मेरे बनाए टावर तक पहुंचने लगता है। मैं समझ जाता हूं कि अब उन पर हिट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरा स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं उन्हें नीचे गिराने का फैसला करता हूं। मैं अपने छोटे स्क्विरल की तरफ देखकर कहता हूं, अब मुझे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। मैं लिविंग टावर के क्रिटिकल पॉइंट पर अटैक करता हूं, जिस पर वह राइट्स अपना बैलेंस खोने लगते हैं और टावर नीचे गिर जाता है। सारे राइट्स जमीन पर गिरकर हार मान जाते हैं, मेरे स्टोन से पूरी तरह डिफीटेड। इसके बाद मैं जो मैंने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए और भी ज्यादा कंसंट्रेशन लगाता हूँ। मैं अपनी डिगिंग एबिलिटी यूज करता हूँ और अपने सामने एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं बार बार यही पैटर्न दोहराने की सोचता हूँ जब तक कि मैं कर सकता हूँ। अब मेरे सामने एक बड़ा ब्लॉक बनता है जिसमें ढेर सारे स्पाइक्स लगे हैं। मैं गोरिल्ला से कहता हूँ, अब तुम अपना काम दिखाओ। गोरिल्ला अपनी इमेज स्ट्रेंथ से उस स्पाइक्ड ब्लॉक को उठाता है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देता है। ब्लॉक हवा में तेजी से घूमता हुआ नीचे गिरता है और गिरते ही एक जोरदार इम्पैक्ट से जमीन फट जाती है। उस जगह पर जो भी राइट्स थे सब साफ हो जाते हैं। ये देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ कि मेरी ये ट्रिक इतनी असरदार निकली। अचानक मेरे सामने एक हल्की सी लाइट दिखाई देती है। सिस्टम मुझे इन्फॉर्म करता है कि मैंने आखिरकार अपनी डिगिंग मास्टरी हासिल कर ली है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लेवल 10 से भी ऊपर कोई लेवल होगा और अब मेरी बोर स्ट्रेंथ भी लेवल 7 पर पहुंच चुकी है। टॉवर के ऊपर खड़ा होकर मैं समझता हूँ कि आज का दिन वाकई बहुत प्रोडक्टिव रहा। मैं अब टॉवर छोड़कर बेस पर लौटने का फैसला करता हूँ। रात धीरे धीरे इस बैरन लैंड पर उतरने लगती है। अब जब सब शांत है तो मैं सोचता हूँ कि क्या सच में सारे मॉन्स्टर्स इस जगह से चले गए हैं। मिनी मैप देखकर मुझे अंदाजा होता है कि वो सब शायद केव्स में छिपे हैं। इतने सारे राइड्स को देखकर मैं समझता हूँ कि आसपास बहुत से नेस्ट्स होंगे और अब मैप का अपर एरिया खतरनाक बन चुका है। मुझे पता है कि ये मुश्किल है क्योंकि मैं स्टैटिक स्थिति में हूँ और अगर किसी बड़े ग्रुप ने मुझ पर अटैक कर दिया तो बचना लगभग नामुमकिन होगा। फिर भी मैं अपने रिजल्ट से मोटिवेटेड महसूस करता हूँ और खुद से कहता हूँ मुझे डिगिंग जारी रखनी है। अब जब मेरी एबिलिटी मास्टर लेवल पर है तो ये काम बहुत आसान हो गया है। थोड़े से एफर्ट में मैं बहुत बड़े टनल्स बना सकता हूँ। अंडरग्राउंड डिगिंग करते हुए मुझे कुछ अजीब चीज मिलती है, एक ऐसी रॉक फॉर्मेशन जो बाकी पैटर्न से बिल्कुल अलग है। वो स्टोन बहुत डेंस है और चाहे जितना ट्राई करूं मैं अपनी एबिलिटी से उसे काट नहीं पाता। कोई सॉल्यूशन ना देखकर मैं सरफेस पर लौटने का फैसला करता हूँ। ऊपर हवा कुछ ठंडी महसूस होती है, शायद ये इसलिए क्योंकि एरिया खुला है और वहां पेड़ नहीं है। उस एरिया में चलना राइड्स के साथ काफी डेंजरस साबित हो सकता है, इसलिए मुझे ऐसा रास्ता सोचना होगा जिससे मैं मॉन्स्टर्स के सामने ज्यादा एक्सपोज ना हूं। अगर मैं डिग नहीं कर सकता तो टावर खड़े कर सकता हूं, लेकिन अंडरग्राउंड रास्ता बंद होने के कारण अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता।
खासकर अगर फिर से किसी जायंट राइड्स की होड़ का सामना करना पड़ा तो मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा मॉन्स्टर बनाना फायदेमंद रहेगा। और अब जब डंजन रिसेट हो गया है, मैं एक नया मॉन्स्टर बना सकता हूँ और गोरिल्ला को साथ ले जा सकता हूँ। मैं अब माउंटेन के ऊपर खड़ा हूँ अपनी बनाई एक टावर में। वहीं मैं गोरिल्ला नंबर 2 को ऑर्डर दे रहा हूँ जो अभी अभी क्रिएट हुआ है, मेरा दूसरा कॉम्बैट मॉन्स्टर। जब गोरिल्ला ने बॉस से लड़ाई की थी तब अनप्रोटेक्टेड कोर लेना आसान हो गया था, और अब जब मेरे पास ज्यादा मॉन्स्टर होंगे तो मुझे खुद फाइट में इंटरफेयर भी नहीं करना पड़ेगा। अब जब मेरी डिगिंग एबिलिटी मास्टर लेवल पर है, सब कुछ और प्रैक्टिकल हो गया है। मैं अब बोर स्ट्रेंथ एबिलिटी ट्रेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं और बड़े और भारी ब्लॉक्स बना सकता हूँ। इतनी वेट से ज्यादातर मॉन्स्टर्स कोई खतरा नहीं रहेंगे। फिर भी मुझे एहसास है कि शायद कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैं अभी भी सावधानी बरतता हूँ। अब मेरे पास 3 मॉन्स्टर हैं, बस सही प्लानिंग की जरूरत है। काफी देर तक डिगिंग करने के बाद मैं सरफेस पर लौटता हूँ। वहाँ पहुँचते ही ठंड इतनी तेज लगती है कि मैं तुरंत कांपने लगता हूँ। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि मैं छींकने लगता हूँ, जैसे सर्दी लग गई हो, क्योंकि मैं माउंटेन पर हूँ। एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का तापमान नीचे के एरिया से ज्यादा ठंडा है। मैं इन्वेंट्री खोलता हूँ और कुछ आइटम सर्च करता हूँ। मुझे हॉर्न बोर की हाइड मिलती है जिसे मैं अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ ताकि ठंडी हवा से बच सकूं। मेरा छोटा स्क्विरल भी मेरे साथ है जो खुद को उसमें लपेट लेता है। वह सीन इतना प्यारा लगता है कि मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। थोड़ी देर बाद मैं मॉन्स्टर को चलना रोकने का ऑर्डर देता हूँ। उनके रुकते ही हवा का दबाव कम हो जाता है और ठंड कुछ कम महसूस होती है, जिस पर मैं सोचता हूँ अगर मैं एलिफेंट पर कोई रूफ बना दूं तो ठंडी हवा की ये प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो सकती है। और इसके बाद मैं इस आइडिया को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का फैसला करता हूँ। नीचे उतरकर मैंने गोरिल्ला को ऑर्डर दिया कि पास में नजर रखे, और मैंने खुद क्ले को अपने हाथों में लिया ताकि मैं जिस शेप को बनाना चाहता था उसे बना सकूं। फिर मैंने अपनी डेटिंग एबिलिटी यूज की और फिर मेरे सामने कुछ ऐसा होने लगा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना पतला कुछ बनाना पहले मेरे लिए इम्पॉसिबल होता था, लेकिन अब जब मैं इस एबिलिटी में मास्टर लेवल पर हूँ तो मैं इसे मैनेज कर लेता हूँ। ये ना सिर्फ पतला होता है बल्कि काफी स्मूथ भी होता है, जो बिल्कुल सिरामिक जैसा भी नहीं लगता। प्रेस करते ही वह पीस मेरी फिंगरटिप के नीचे टूट जाता था क्योंकि वह इतना थिन हो गया होता था कि उसकी हार्डनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। इसे एनालाइज करते हुए मुझे समझ आया कि एज को और मोटा रखना पड़ेगा ताकि वह आसानी से टूटे नहीं। इसके बावजूद भी मैं ऐसा पीस बना लेता हूँ जो काफी स्ट्रांग रहता है। कई कोशिशों के बाद मैं आखिरकार एक ऐसा रिजल्ट बना लेता हूँ जो जरूरत से ज्यादा थिन नहीं रहता। अब जब पीस मोटा होता है तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये गिर भी जाए तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ देर तक इमेजिन करता हूँ कि ऐसा होने पर क्या होगा, जिस पर मेरी थिंकिंग मुझे कंक्लूजन तक ले जाती है। मुझे इस पीस को एक आर्टेड डोम की शेप देनी चाहिए ताकि यह अपने वेट को खुद बैलेंस करे और प्रोटेक्शन भी ज्यादा दे। अब मैं उसके ऊपर झुककर देखता हूँ कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पीएस रेडी होने के बाद मैंने एक गोरिल्ला को बुलाकर कहा कि इस ऑब्जेक्ट को एलिफेंट मॉन्स्टर पर केयरफुली रख दे। अब एलिफेंट मॉन्स्टर के ऊपर एक ऐसा रूफ था जो उसके अंदर बैठे लोगों को वेदर से प्रोटेक्ट करता था। मैं आराम से उस पर लेट गया और मैं अपने काम से काफी खुश था। तभी छोटा स्क्विरल वहां आया और मुझे कुछ कहा, जिस पर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी स्किल्स को और अच्छे से यूज कर सकता हूँ और शायद एक वॉल भी बना सकता हूँ ताकि मॉन्स्टर वहां से गुजर ना पाए। अब जब मैं अंडरग्राउंड हाइड नहीं कर सकता था तो सरफेस ट्रैवल के दौरान एक ऊंची वॉल हमें प्रोटेक्ट रखती थी क्योंकि बहुत ठंड होती थी। मैंने पहले एक इंसुलेटिंग वॉल बनाने का सोचा और अब जब मैं अपने मैक्सिमम लेवल पर था तो मैं और भी एडवांस चीजें बना पाता था। मैं कोरिया में अपनी लाइफ वाली चीजें रेप्लिकेट कर सकता था। बहुत काम करने के बाद मैंने एक ऐसी चीज बना ली जो इस डंगन में पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक कैंपफायर जो ओवन जैसी दिखती है। एलिफेंट मॉन्स्टर के पास अब एक चिमनी थी और वह हीट प्रोड्यूस करता था। वुड जलाने की जगह एक बाथरूम, स्टोरेज एरिया और कॉलम की ट्रंक के अंदर से गुजरती एक स्टीम पैसेज भी थी। काम इतना अच्छा किया गया कि छोटा स्क्विरल भी मुझे देखकर सुपर इंप्रेस हो गया। एक और अचीवमेंट अनलॉक हो गई क्योंकि मैंने हीटिंग सिस्टम बना लिया था और क्राफ्टिंग स्किल में एक हीट मैनिपुलेशन स्किल ऐड हो गई। मुझे पता था कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और मुझे इस बात पर कोई हैरानी भी नहीं हुई। काफी समय गुजर गया और अब हम हिस्टोरिकल रूइंस में थे। बनी वहां देखकर हैरान रह गया। एक बार फिर मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो गए और प्लेयर्स यह जानना चाहते थे कि अब क्या करना है। ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं लेवल 1 से आइटम कलेक्ट करता रहा। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो मेरे सुपीरियर्स कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। बेस पर वापस मैं बस इतना सोचकर दुखी होता था कि मैं जो कुछ बनाता हूँ उसे किसी को दिखा नहीं सकता। अगर बनी वहां होता तो मैं उसे अपने 5 मॉन्स्टर की पूरी आर्मी दिखाता। अब मॉन्स्टर का ग्रुप माउंटेन की तरफ बढ़ता रहा। मैं अपने मोबाइल होम के अंदर था और मेरा एलिफेंट मॉन्स्टर अब एक मूविंग बेस जैसा बन चुका था। विंडो से मुझे कोई राइड्स दिखाई नहीं देती थी और मैंने अस्यूम किया कि यह इसलिए है क्योंकि हम माउंटेन पर काफी ऊपर हैं। अगर सब ऐसे ही स्मूथली चलता है और कोई परेशानी नहीं आती तो हम जल्दी ही टॉप पर पहुंच जाएंगे। आखिरकार
मैं अपने एलिफेंट से उतरा और होराइजन लाइन को देखते ही काफी इंप्रेस महसूस किया। माउंटेन रेंज एक खूबसूरत लैंडस्केप बनाती थी, जिसे देखकर मुझे समझ आया कि लोग हाइकिंग क्यों एंजॉय करते हैं। सीनरी सिर्फ सुंदर नहीं होती, बल्कि फ्रेश एयर भी फील कराती है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और मुझे तुरंत एक चीज नजर आती है। थोड़ी दूरी पर एक फोर्ट दिखाई देता है और मैं समझ नहीं पाता कि ये स्ट्रक्चर यहाँ क्यों है। अब मैं सोचने लगता हूँ कि ये क्या हो सकता है। जैसे जैसे मैं पास जाता हूँ, मेरे सवाल और बढ़ते जाते हैं कि यह हिस्टोरिकल रूइन यहाँ क्यों है। ये फर्स्ट फेज के लोकेशन से काफी दूर था और अब मैं बस ये जानना चाहता था कि इसे ऐतिहासिक खंडहर क्यों कहा जाता है। बनी इसे ऐसा क्यों कहता है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने अस्यूम किया कि यह बहुत पहले बनाया गया होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या यह उस दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करता था, उससे पहले कि यह जगह एक जॉइंट डंजन बन गई। लेकिन यहाँ खड़े रहकर तो मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला था, जिस पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब मेरे पास 5 मॉन्स्टर हैं, तो मुझसे ज्यादा डर भी नहीं लगता था। मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ और अपने पास मौजूद गार्गोयल को देखता हूँ। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था और मैं सोचता हूँ कि यह किस चीज की स्टैचू है। स्टैचू बहुत ही फाइन डिटेलिंग के साथ बनाई गई। ये रॉ स्टोन से बनी थी, लेकिन इसका कलर थोड़ा अजीब था। इसके बावजूद ये क्लियरली दिखता था कि यह बहुत अच्छे से क्राफ्टेड है। मैं स्टैचू को पार करते हुए ऊपर चढ़ता रहता हूँ। तभी अचानक स्टैचू हिलती है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। स्टोन के टुकड़े चारों तरफ उड़ते हैं। मैं डर कर पीछे गिर जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। अब स्टैचू मेरे सामने है और उसके हाथों में एक बड़ा ट्राइडेंट है। मेरे चेहरे पर पैनिक साफ दिख रहा था। स्टैचू बहुत बड़ी थी और उसके पंख हवा में जोरदार धूल उठाते थे। वह आसमान में लीप करती है, जिससे हवा का जोरदार झोंका उठता है। मुझे अंदाजा भी नहीं होता कि यह स्टैचू जिंदा कैसे है। गार्गोयल अब ऊपर उड़ती है और नीचे मौजूद किसी भी इंट्रूडर पर अटैक करने के लिए तैयार रहती है। मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बीस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। गार्गोयल तेजी से नीचे अटैक करने के लिए आती है, जिस पर मैं घबराकर अपने मॉन्स्टर को कुछ करने के लिए बुलाता हूँ। गार्गोयल के पहुंचने से पहले ही 2 गोरिल्ला उसे अटैक करने के लिए रेडी खड़े हो जाते। स्टैचू अपने ट्राइडेंट से पहले गोरिल्ला को जोरदार ब्लो मारती है। ब्लो इतना स्ट्रांग होता है कि गोरिल्ला एक आम लकड़ी की तरह टूट जाता है। फिर गार्गोयल दूसरे मॉन्स्टर की तरफ मुड़ती है ताकि उसे अटैक कर सके, लेकिन और मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखकर वह फिर से हवा में लीप कर जाती है ताकि वे उसे पकड़ ना पाए। अब वह उसी मॉन्स्टर की तरफ नीचे उतरती है जिसने दूसरे से टक्कर खाई थी और अपने पावरफुल टेल से एक और मॉन्स्टर को डैमेज कर देती है। गार्गोयल जमीन पर उतरती है, जबकि गोरिल्ला अपने बॉडी डैमेज की वजह से गिर पड़ता है। गार्गोयल खुद बिना किसी डैमेज के खड़ी रहती है। तब मैं सच में चिंतित हो जाता हूँ, क्योंकि स्टैचू मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन मॉन्स्टर चाहे कितना भी डैमेज झेल लें, वे रीजनरेट होना शुरू कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि मुझे इस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मॉन्स्टर उसे अटैक कर सके। मैंने एक अर्थ क्यूब समन किया और उसे एलिफेंट मॉन्स्टर की ट्रंक पर रखा। फिर एलिफेंट को ऑर्डर दिया कि वह उस बोल्डर को स्टैचू की तरफ फेंक दे। बोल्डर जोरदार फोर्स के साथ लॉन्च होता है। गार्गोयल उस फ्लाइंग क्यूब को नोटिस करता है और फिर अपने एक विंग से खुद को कवर करता है, जिस पर वह पूरा अटैक रोक लेता है। डस्ट नीचे सेटल होने लगती है, जिस पर स्टैचू के विंग की हालत दिखने लगती है और यह देखकर साफ समझ आता है कि इतने भारी इंपैक्ट के बाद भी उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। मुझे यह फील होता है कि मैं जितनी भी अर्थ फेंक रहा हूँ, उसकी स्ट्रेंथ उस स्टोन से बिल्कुल कंपेयर नहीं होती है जिससे यह गार्गोयल बना है, और फिलहाल मेरे पास इससे ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं था। फिर जल्दी सोचते हुए मैंने अपनी एबिलिटीज को एक बार फिर यूज किया। एलिफेंट एक और भारी अर्थ क्यूब स्टैचू की तरफ शूट करता है, जिस पर स्टैचू फिर से अपना विंग आगे कर लेता है और उसे रोक देता है। इसके बाद मैंने अपने गोरिल्ला को क्रिएचर पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। गोरिल्ला स्टैचू को पकड़ लेते हैं और उसी समय उसे इमोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन स्टोन क्रिएचर अचानक से घूमना शुरू करता है और उतनी तेजी से स्पिन करता है कि वह गोरिल्ला की पकड़ तोड़ देता है, जिस पर सारे गोरिल्ला हवा में उड़ते हुए दूर गिरते हैं। मैंने उम्मीद की थी कि गोरिल्ला उसे थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे, लेकिन इस स्पीड पर तो वे जल्द ही डस्ट में बदल जाएंगे और मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। तभी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। गोरिल्ला में से एक मजबूती से खड़ा होता है, जिस पर मैं पहले तो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। गोरिल्ला जोर से स्टैचू पर दहाड़ता है और फिर पीछे से उसे पकड़कर मजबूती से इमोबिलाइज कर देता है। मैं उसके इस क्लेवर मूव को देखकर हैरान होता हूँ, जिस पर मैं बाकी मॉन्स्टर को उसी वक्त एरिया से भागने का ऑर्डर दे देता हूँ और वे सब एस्केप कर जाते हैं, जबकि आखिरी गोरिल्ला गार्गोयल को पकड़े रखता है। ये सिचुएशन बिल्कुल आइडियल नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह कैटास्ट्रोफिक बन चुकी थी। अब हम नॉर्दर्न माउंटेन की समिट के काफी करीब पहुंच चुके थे और गार्गोयल हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आया, जिस पर मुझे यह फील होता है कि सिर्फ एक मॉन्स्टर खोकर यहाँ तक पहुंच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आखिर उस रूइन में है क्या। मैथ के हिसाब से वह चीज कोई मॉन्स्टर नहीं थी और न ही फेज एरिया में होने की वजह से वह कोई बॉस था। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी चीज मेरे रास्ते में आएगी। शायद यही रीजन है कि राइड्स भी वहां नहीं जाते। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है और अब मुझे यह जानना ही होगा कि वह असली रहस्य क्या है। एक और महीना वहां गुजर चुका था और मैं अभी भी
उसी माउंटेन ऑफ डेथ पर था। रक्स और बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच मैं लगातार काम करता रहता था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लूं, प्रोग्रेस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। स्टोन को माइन करना असंभव था, जिस पर मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। फिर भी मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ सैनेटिक होना बहुत गलत होगा। थोड़ा शांत होने पर मैं जमीन की तरफ देखता हूँ और उस टूल को ऑब्जर्व करता हूँ जिससे मैं स्टोन माइन करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेरे दिमाग में गार्गोयल से बदला लेने की प्लानिंग चल रही थी। और इसकी तैयारियों को समझने के लिए 1 महीने पहले की बात पर वापस जाना पड़ेगा। लगभग 1 महीने पहले जब मैं फॉरेस्ट में था, मैंने एक बड़ा सा हैमर जैसा टूल पाया था। शायद स्मिथ ने वो मेटल हैमर वहां छोड़ दिया था और मैं सिर्फ गोलम्स बनाने के लिए वहां फिर वापस आया था। गार्गोयल से हुई फाइट में मैंने ये समझ लिया था कि अर्थ मॉन्स्टर स्टोन बीस्ट्स के सामने इफेक्टिव नहीं। मुझे स्टोन से भी ज्यादा कठोर कुछ चाहिए था, क्योंकि मॉन्स्टर उससे फाइट नहीं कर पा रहे थे। लंबे सोच विचार के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे वेपन्स बनाने होंगे जिन्हें मॉन्स्टर खुद यूज कर सके। हैमर मिल जाना उस जगह पर मेरे लिए किसी लकी चीज से कम नहीं था। माउंटेन पीक्स टूर होराइजन में दिख रही थी। हैमर मॉन्स्टर के हथियार के लिए छोटा था, लेकिन मुझे एक ऐसा मटेरियल मिल गया था जिससे मैं हथियार बना सकूं। मैंने अपना इन्वेंट्री खोला और कुछ आइटम्स यूज करने लगा। हैमर असल में एक टूल था, कोई डिफेंसिव वेपन नहीं। मेरी स्किल ट्री पूरी तरह ऑब्जेक्ट बनाने पर फोकस्ड थी। काफी मेहनत के बाद मैंने सोचा कि शायद ये काम कर सकता है। मैंने अपनी छोटी स्क्विरल से भी पूछा कि एक्स बनाना ठीक आइडिया है या नहीं। उस लड़ाई में खोए मॉन्स्टर को रिकवर करना मेरा पहला बड़ा अचीवमेंट था। स्टोन के साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद मैंने एक पूरा महीना इसकी प्रैक्टिस में लगा दिया और अपनी स्किल्स रिफाइन करता रहा। बोर थका देने वाला था और 5 एक्सेस बना लेने के बाद भी मैं पत्थर को माइन करने से काफी टायर्ड हो चुका था। हैमर मारते मारते प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, फिर भी मैं हर दिन लगातार स्टोन पर वार करता था। अचानक मेरे सामने एक ग्लो उठता है। मेरी मेहनत की वजह से एक नया अचीवमेंट अनलॉक हुआ था, स्टोन कार्विंग एबिलिटी। ये भी ऐसा स्किल था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। डंजन में हर तरह की स्किल्स मिलती थीं और ऐसे ही एक्सटेंसिव डिगिंग करने की वजह से मुझे डिगिंग एबिलिटी मिली थी। अब मुझे सिर्फ इस नए स्किल को इस्तेमाल करना सीखना था। मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे स्टोन को पंच करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने पर कुछ नहीं होता। फिर मैं हैमर उठाता हूँ और स्किल का नाम बोलते हुए स्टोन पर वार करता हूँ। इम्पैक्ट वाली जगह से ब्लूइश ग्लो निकलता है, जिस पर मैं पत्थर को ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। कुछ देर बाद पत्थर में क्रैक आ जाती है। मैंने बहुत जोर से भी नहीं मारा था, फिर भी कट बहुत साफ निकलता है। मुझे तुरंत समझ आता है कि इस स्किल की वैल्यू कितनी ज्यादा है। मैं और स्टोन्स पर स्किल इस्तेमाल करके अपनी एफिनिटी बढ़ाने लगता हूँ और स्किल कैसे काम करती है इसे और बेहतर समझने लगता हूँ। फिर मैं एक बड़े पत्थर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मैं इसे भी तोड़ सकता हूँ। अब मैं इसे ट्राई करने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड होता हूँ। स्ट्राइक की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। एक बार मारने से पत्थर नहीं टूटता, लेकिन मुझे फील होता है कि कुछ और वारों में मैं इसे तोड़ दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेस को इसी स्किल की हेल्प से बनाना चाहिए। इस स्टोन काटना बहुत आसान हो गया था और सिर्फ 1 घंटे में मैंने एक एक्स कार्व कर ली। अब एक्सेस बनाने में समय भी काफी कम लग रहा था। मैं कुल 8 एक्सेस बना लेता हूँ और उनके अलग अलग शेप से मटेरियल की खासियतों को और ज्यादा समझता हूँ। मुझे समझ आता है कि स्टोन को तोड़ने के लिए उससे भी कठोर टूल चाहिए। टूल जितना हैवी होगा, स्टोन उतनी आसानी से टूटेगा। मैं यह भी समझ जाता हूँ कि मैं स्टोन को किस डायरेक्शन में तोड़ना है, इसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर बिना गाइड के स्टोन मारा जाए तो क्या होगा। हालांकि वह टूट जाता है, लेकिन डायरेक्शन कंट्रोल ना होने की वजह से प्रभाव कम होता है और अनयूजेबल पीसेस इधर उधर फैल जाते हैं। लेकिन इन्हीं टुकड़ों में से एक मेरे ध्यान में आता है। मैं उसे हैमर से मारता हूँ और स्टोन के और छोटे टुकड़े बन जाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि स्टोन को कितनी ज्यादा छोटी पार्टिकल्स में बदला जा सकता है। मैं रिपीटेडली छोटे टुकड़ों को हैमर से मारता हूँ। धीरे धीरे स्टोन पाउडर बन जाता है, जो अब सैंड जैसा दिखता है। और इसी हालत में मैं सोचना शुरू करता हूँ कि क्यों ना इस पर अपनी डिगिंग एबिलिटी टेस्ट की जाए। मैं अपना हाथ स्टोन पाउडर पर बढ़ाता हूँ और स्किल एक्टिवेट करता हूँ। उसी वक्त मेरे सामने एक ब्लॉक बनने लगता है। मैं इस बात से काफी इंप्रेस होता हूँ कि मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, और जैसे ही मैं अपना इन्वेंट्री चेक करता हूँ, मुझे समझ आता है कि मेरी कोशिश काम कर गई। ब्रिक का मटेरियल बिल्कुल उसी स्टोन जैसा बन गया था, यानी वह फिर से एक हार्ड स्टोन जैसा फील होने लगता है। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे ऐसी और ब्रिक्स बनानी है तो मुझे और स्टोन्स तोड़ने पड़ेंगे, और इस स्किल के मैक्स लेवल पे पहुंचने पर यह कितना पावरफुल होगा, ये सोचकर ही मैं एक्साइटेड होता हूँ। मैं एक स्टिक से जमीन पर कुछ ड्रॉ करता हूँ, जिस पर मैं गारगोयल के खिलाफ एक स्ट्रेटजी प्लान करने लगता हूँ, क्योंकि ओपन जगहों में गारगोयल को फ्लाइंग की वजह से बहुत एडवांटेज मिलता है। स्टोन कार्विंग स्किल को उस पर यूज करना रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा तरीका सोच रहा था जिससे मैं बिना रिस्क लिए उसके करीब पहुंच सकूं। आगे मैं डिसाइड करता हूं कि शायद मुझे एक टनल ही डिग करनी पड़े
और स्टोन कार्विंग स्किल की हेल्प से मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि मेरी करंट स्किल लेवल और टाइम रिक्वायरमेंट इसे अब प्रैक्टिकल बना दे। मैं सॉल्यूशन सोचते सोचते जमीन पर बने अपने मॉन्स्टर के ड्राइंग को देखता रहता हूँ और फिर फाइनली मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। मेरा पहला मॉन्स्टर एलिफेंट था, फिर मैंने गोरिल्ला बनाया था और अब मुझे फाइट के लिए मोबिलिटी चाहिए थी, जिस पर मुझे लगता है कि मुझे एक और ज्यादा एजाइल मॉन्स्टर की जरूरत है। मैं जमीन पर शेप्स ड्रॉ करना शुरू करता हूँ जो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। लिटिल स्क्विरल मेरी ड्राइंग देखकर हैरान होता है और दहाड़ मेरी तरफ देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं अपने छोटे दोस्त को बताता हूँ कि अब हमें उसके और सिबलिंग्स बनाने होंगे, जिस पर स्क्विरल फैमिली बढ़ने की खुशी में झूम उठता है। रूइंस के एंट्रेंस पर गार्गोयल गार्ड की तरह खड़ा होता है। वह शांत है, लेकिन आसपास की हर मूवमेंट पर अलर्ट। अचानक उसकी आंखें ग्लो होती हैं और वह धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसकी पकड़ ट्राइडेंट पर और टाइट होती है, क्योंकि मैं अब अपने रिवेंज के लिए वहां पहुंच चुका था, जिसे गार्गोयल तुरंत सेंस कर लेता है। मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं और इस बार वे सेंटोर्स के शेप में होते हैं। मैंने एजिलिटी पाने के लिए सेंटर फॉर्म चूज किया था और वह फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। उसी फॉर्मेशन के पीछे मैं एक क्ले ऑस्ट्रिच पर सवार होकर आता हूँ और इस आइडिया की मदद से मैंने एक पूरी कैवलरी बना दी थी। डिगिंग स्किल के मैक्स लेवल पर पहुंचने का बोनस मुझे अर्थ को आसानी से शेप करने की पावर देता है। मेरे पुराने मॉन्स्टर अभी भी इंटैक्ट थे, बस उनके कोर्स नहीं थे। इसी बीच गार्गोयल हवा में उड़ जाता है और रूइन में एंट्री करने की कोशिश कर रहे सभी पर अटैक करने तैयार होता है। मैं कहता हूँ अब वो लिजर्ड चाहे जितना रोले, और फिर पहला स्टोन अटैक सीधे हवा में उड़ते गार्गोयल को लग जाता है। इस बार गार्गोयल उसे रोक तो लेता है, लेकिन इम्पैक्ट से उसके विंग पर क्रैक आ जाती है, जिस पर मैं और ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि क्रैक गायब नहीं होती है, यानी वह रीजनरेट नहीं हो रहा था। ये देखकर मुझे शक होता है कि शायद उसके पास कोर नहीं है, जिस पर मैं तुरंत सेंटर्स को अटैक का ऑर्डर देता हूँ। सेंटर्स उन स्टोन्स को लेकर आगे बढ़ते हैं जिन्हें मैंने कार्व किया था। गार्गोयल नीचे उतरता है और सीधा लीड सेंटर पर ट्राइडेंट चलाता है और उसे आसानी से काट देता है। दूसरा सेंटर अपनी स्टोन एक्स से अटैक करता है और एक्स का एज ट्राइडेंट के शाफ्ट पर लगता ही वह टूट जाता है। फिर भी गार्गोयल उस टूटे हुए वेपन से सामने वाले सेंटर को काट देता है, जिस पर मैं दोनों अटैकिंग सेंटर्स को पीछे हटने का आदेश देता हूं ताकि बाकी दो सेंटर्स आगे आकर असॉल्ट लीड कर सकें। पेयर्स में अटैक कराते हुए मैं मॉन्स्टर को रीजनरेट होने का समय देता हूं और फास्ट कमांड्स देकर मैं उनकी रिएक्शंस भी कंट्रोल कर पाता हूं। चाहे गार्गोयल कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इन्फिनिट अटैक्स वो नहीं झेल पाएगा और अब उसकी वीकनेस सामने आने लगती है। वो धीरे धीरे ग्राउंड के करीब आने लगता है। उसके फीट जमीन को ऑलमोस्ट टच कर रहे होते हैं, जिस पर मैं तुरंत ऑर्डर देता हूं कि मॉन्स्टर उसके पैरों को पकड़ ले। गार्गोयल दोबारा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे खींचते रहते हैं। मैं ऑस्ट्रिच पर सवार होकर पैटल के करीब पहुंचता हूं और मुझे अपने फ्रेंड की एडवाइस याद आती है। मॉन्स्टर जितना बड़ा होता है उतना भारी गिरता है। इस बात को याद करते हुए मेरा फोकस स्टैचू को गिराने पर होता है। पास पहुंचकर मैं अर्थ ब्लॉक्स की एक स्टेप स्काई बना देता हूं ताकि मैं और करीब जा सकूं। इसके बाद मैं कमांड रीइंफोर्स करता हूं कि गार्गोयल को और ज्यादा फोर्स से नीचे खींचा जाए। काफी स्ट्रगल के बाद गार्गोयल को आखिरकार ग्राउंड पर गिरा दिया जाता है और सेंटोर्स उसे दबाकर पकड़ लेते हैं। मैं हवा में छलांग लगाता हूं और उसी दौरान इन्वेंट्री खोलकर कई ब्लॉक्स गार्गोयल पर गिरा देता हूं। गार्गोयल उन ब्लॉक्स के नीचे दफन होने लगता है। इम्पैक्ट बहुत वायलेंट होता है और मॉन्स्टर एंश्योर करते हैं कि वह एस्केप ना कर सके। गार्गोयल खुद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार गिरते ब्लॉक्स उसे मूव करने नहीं देते। जब ब्लॉक्स गिरने बंद होते हैं, गार्गोयल भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैं अपने अर्थ ब्रिक्स समन करता हूं और ब्लॉक्स उसके सिर पर गिरा देता हूं। मैं नोटिस करता हूं कि गार्गोयल ब्रिक्स को अपने मुंह से तोड़ने लग रहा है। उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे, इसलिए मैं इन्वेंट्री फिर से खोलता हूं और सारे ब्रिक्स उसकी तरफ फेंक देता हूं। गार्गोयल रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सब फ्यूटाइल होता है। उसके मुंह में स्टोन ब्लॉक अटक जाता है और उसके बिल्कुल ऊपर मैं खड़ा होता हूं अपने ओवर माइनिंग हैमर को पकड़े हुए। गार्गोयल अब ऑलमोस्ट पूरी तरह सबॉड्यूड हो चुका था। सेंटर्स उसे इमोबिलाइज करके पकड़े हुए थे। नीचे स्क्विरल ऑस्ट्रिच की पीठ पर खड़े होकर सेलिब्रेट करता है। मैं गार्गोयल के जबड़े पर रॉक ब्रेकिंग स्किल एक्टिवेट करके पावरफुल स्ट्राइक मारता हूं। इम्पैक्ट के साथ ही क्रैक्स पूरे शरीर में फैलने लगती है। एक ही झटके में गार्गोयल अंदर की तरफ इम्प्लोड हो जाता है। डस्ट थोड़ा सेटल होती है, जिस पर स्क्विरल उत्सुकता से यह देखने की कोशिश करता है कि आगे क्या हुआ। गार्गोयल का हाथ थोड़ी देर उठने की कोशिश करता है। एगोनाइजर्स होता है, लेकिन फिर एकदम से रुक जाता है। स्क्विरल और जोर से विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। स्टोन स्कल्पिंग एबिलिटी कई लेवल्स जंप कर जाती है। बैटल के बाद अब वो लेवल 4 तक पहुंच चुकी थी। टूटी हुई स्टैचू पर खड़े मैं अपनी टीम की जीत सेलिब्रेट करता हूँ। उधर दूसरी तरफ बनी इस सबसे डर कर कांप रहा होता है। तभी एक मंकी सूट पहनकर उसके पास कॉन्वर्सेशन के लिए आता है। उससे पूछता है कि वह अपनी डेज कैसे बिता रहा है, क्योंकि वही फेज 2 का गाइड होता है। और बनी पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। गाइड्स की हायरार्की उन डंजन्स की संख्या पर बेस्ड होती है जिन पर उनका कंट्रोल होता है। जितने ज्यादा डंजन्स कंट्रोल में होंगे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। मैंड्रिल 2 डंजन्स कंट्रोल करता है, इसलिए वह बनी से हायर रैंक पर होता है। और अनलाइक बनी, मैंड्रिल का एक नाम भी है। बनी पूछता है कि मैंड्रिल यहाँ क्या कर रहा है।
जिस पर मैंड्रिल उल्टा पूछता है कि बनी ने पिछले कुछ दिनों में अपना काम ठीक से किया भी है या नहीं। बनी कहता है कि हाँ, उसने काम किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मैंड्रिल नाराज क्यों है। मैंड्रिल फिर से वही सवाल करता है कि बनी श्योर है ना, और बनी फिर से हाँ में जवाब देता है, जिस पर मैंड्रिल बताता है कि उसकी फेस तक पहुंचने वाले सर्वाइवर्स की संख्या अचानक डबल हो गई है और वह जानना चाहता है कि बनी का परफॉर्मेंस इतना ड्रॉप क्यों हुआ है। बनी वादा करता है कि वह अब और ज्यादा मेहनत करेगा, जिस पर वह सारा आरोप मुझ पर डाल देता है, जो बार बार लेवल 1 बॉस को मारता है। ये सुनकर मैंड्रिल का पेशेंस खत्म होता दिखता है और वो बनी को साफ साफ बोलता है कि झूठ बोलना बंद कर दे। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे बाद में इन ब्रिक्स की जरूरत पड़े, जिस पर मैं उन्हें वापस अपनी इन्वेंट्री में रख देता हूँ। अब जब मुझे पता चलता है कि मेरी स्टोन स्कल्पिंग एबिलिटी लेवल 4 पर पहुंच चुकी है, तो मैं समझ जाता हूँ कि गार्गोयल की स्ट्रेंथ की वजह से ऐसा हुआ है। ये सोचकर मुझे लगता है कि अगर गार्गोयल के पास कोर होता तो शायद मैं उसे हरा नहीं पाता। इसके बाद मैं ब्रिक्स बचाने के लिए उसकी बॉडी को कार्व करना शुरू करता हूँ, जो देखकर मुझे और भी पक्का यकीन होता है कि गार्गोयल के पास कोर नहीं था। फिर मैं रूइंस की तरफ देखकर बनी की वह बात याद करता हूँ कि यहाँ से आगे दुनिया का एंड है, जिस पर मेरे मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अंदर आखिर क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे रास्ते में और भी ऐसे क्रिएचर्स देखने मिले। ये सोचकर मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि अब मुझे अपनी मॉन्स्टर के साथ अंदर जाना ही है। इसके बाद मैं गोलम नंबर 3 को बुलाता हूँ, जो पीछे छिपा होता है, और थोड़ी देर चलते ही मैं किसी चीज को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ। जिस पर दूसरी तरफ बनी अपनी बातों को बचाने के लिए कहता है कि वह एक ऑनेस्ट बनी है और कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन मैंड्रिल हंसते हुए बोल देता है कि उसे सब पता चल गया है। वो एक्साइल जिसने फेट को चैलेंज किया था, यानी मैं। ये सुनकर बनी सच में मुसीबत में पड़ता है, क्योंकि सबसे गलत व्यक्ति को सारी बात पता चल चुकी है। आगे चलकर मैं अपनी एबिलिटी से उस जगह को प्यूरिफाई करने लगता हूँ, और जिस पर मुझे समझ आता है कि ये जगह रिसेट नहीं होती, इसलिए यहाँ इतनी सारी हड्डियां पड़ी हैं। पूरे कॉरिडोर में कार्क्सेस बिखरे पड़े हैं। ये देखकर मैं थोड़ा वृड महसूस करता हूँ। तभी एक सेंटर गलती से जमीन की प्लेट पर कदम रख देता है, जो अंदर धंसती है, और इसके बाद अचानक से एरोज की बरार सामने आती है और उसके सिर में लगती है। ये देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ ट्रैप्स हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने मॉन्स्टर को आगे भेजा था। मॉन्स्टर सिर में तीर लगे होने के बावजूद मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता है, जो थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद क्योंकि मॉन्स्टर रीजनरेट करते रहते हैं, मैं उन्हें प्रेस करता हूँ और ऑर्डर देता हूँ कि वॉल्स को तोड़ दो ताकि हिडन एरोज की टेंशन खत्म हो जाए। तीर जमीन पर गिरते हैं, लगभग टूटे हुए। मैं अपने मॉन्स्टर को शाबाशी देता हूँ और कहता हूँ कि थोड़ा रेस्ट ले लो। इसके बाद मैं खुद एक एक करके सारे एरोज निकालने लगता हूँ, और आखिरी एरो निकालते ही मॉन्स्टर खुशी से सेलिब्रेट करता है। तब मैं एरोज को चेक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि यह इतने पुराने हैं कि हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। आगे ट्रैप्स में लिक्विड ऑनेल की जगह सॉलिड ऑनेल गिरता है, और कुछ मैजिक सर्कल्स तो मोल्ड की वजह से एक्टिवेट भी नहीं होते। ये देखकर मैं सोचता हूँ कि आखिर ये जगह कितने सालों से अबेंडेंट पड़ी है। उधर स्क्विरल गोल गोल घूमकर टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन अचानक रुकता है, जिस पर मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ। स्क्विरल भागता है और मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। स्क्विरल एक छोटे से होल में अंदर जाता है और मैं कहता हूँ कि ये तो डेड एंड है। फिर मैं मॉन्स्टर को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि सामने वाली दीवार गिरा दो। मॉन्स्टर जबरदस्त ताकत से वॉल पर वार करते हैं और मुझे लगता है जैसे ऊपर से किस्मत मेरे साथ खड़ी है। कुछ ही पलों में हमारे सामने एक बड़ा सा गेट नजर आता है, जिस पर स्क्विरल इशारा करता है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये बॉस का हॉल है। मैं गेट को छूकर महसूस करता हूँ कि अंदर का बॉस पहले ही डिफीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बोर की स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता हूँ। क्रैक से झांकते ही एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती है। सामने एक विशाल ड्रैगन स्केलेटन होता है, जिसे देखकर स्क्विरल एक्साइटमेंट में पागल होता है, लेकिन मैं उसे पकड़कर रोक लेता हूँ। मैं सेंसिंग करता हूँ कि स्क्विरल को हड्डियों से बहुत लगाव है। नॉट नोइंग क्या हो सकता है, मैं अपने मॉन्स्टर को भी अंदर बुला लेता हूँ। फिर मैं स्क्विरल को धीरे रहने बोलता हूँ, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन में हमें भागना भी पड़ सकता है। ड्रैगन बोनस के पास जाते हुए मैं महसूस करता हूँ कि करीब से देखने पर यह और भी इंटरेस्टिंग लगती है। वहाँ एक अजीब सी बॉक्स भी होती है, जिस पर हिब्रू में कुछ लिखा होता है। मैं उसे देखते ही उत्सुक हो जाता हूँ। जैसे ही मेरी नजर टेबल पर पड़ती है, एक तेज रोशनी मेरी आंखों में भर जाती है और मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। मुझे लगता है कि शायद यह कोई ट्रैप है। लाइट और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। सिंबल्स हवा में बनते हैं और मैं शॉक में खड़ा होकर देखता हूँ। सिंबल्स एक ऐसी लैंग्वेज में बदलते हैं जिसे मैं समझ सकता हूँ, और वे मुझे चोजन वन कहकर बुलाते हैं। मैं चौंक कर पूछता हूँ कि कौन बोल रहा है। स्क्रीन जवाब देता है कि वह इस जगह का रूलर है और ये हॉल उसी का है। मैं पूछता हूँ कि क्या वही ड्रैगन बोल रहा है जिसकी हड्डियां यहाँ पड़ी हैं। स्क्रीन कहता है कि ड्रैगन बस हाइबरनेटिंग है। मैं मजाक में बोलता हूँ कि ये तो कभी ना उठने वाली नींद लगती है, लेकिन स्क्रीन कहता है कि ड्रैग्स के लिए ऐसा नहीं होता। वो बैटल में अपनी लाइफ फोर्स खो देता है। मुझे ये एक फैंसी तरीका लगता है ये कहने का कि ड्रैगन मर गया है। स्क्रीन के लिए थोड़ा थोड़ा दुख होता है,
क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने मास्टर की डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन स्क्रीन फिर कहता है कि ड्रैगन अब भी अलाइव है। इसके बाद मैं टॉपिक बदलते हुए पूछता हूँ कि स्क्रीन इतनी सीरियस क्यों है, जिस पर स्क्रीन बताता है कि इस टेम्पल का मेन पर्पस ड्रैगन को रिवाइव करना है। मैं पूछता हूँ कि फिर अब तक रिवाइवल क्यों नहीं हुआ। स्क्रीन जवाब देता है कि ड्रैगन की लाइफ फोर्स लिमिट तक पहुंच चुकी है। मैं बोलता हूँ कि ये तो हमेशा सेम ही होता है। स्क्रीन कहता है कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं चोजन वन हूँ। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया, जिस पर स्क्रीन बताता है कि मैंने वो सारे टेस्ट पास किए हैं जो ड्रैगन ने सेट किए थे। वो अब लॉर्डा से मिलने के लिए क्वालिफाइड हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि मैंने कब टेस्ट पास किए और स्क्रीन मुझे सारे हार्डशिप्स याद दिलाता है। फिर स्क्रीन मुझे कांग्रेचुलेट करता है और मैं टाइटेड होकर सोचता हूँ कि शायद अब मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन स्क्रीन कहता है कि मुझे टेम्पल इनहेरिट करना है। ये सुनकर मैं स्टंट होकर दोबारा पूछता हूँ कि क्या कहा, लेकिन स्क्रीन कहता है कि मुझे टेम्पल इनहेरिट करना है। ये सुनकर मैं स्टंट होकर दोबारा पूछता हूँ कि क्या कहा। मैं पूछता हूँ कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। स्क्रीन बोलता है कि मुझे इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी, जिस पर मैं मुड़कर कहता हूँ कि मुझे यह सब नहीं चाहिए। फिर स्क्रीन कहता है कि वह जल्द ही पेरिश होने वाला है और मैं सोचता हूँ कि शायद वह मुझे सिंपैथी फील करवाना चाहता है। स्क्रीन ये एक्सप्लेन करता है कि अभी सिर्फ उसकी सोल बची है और वह उसकी डिपार्चर को इग्नोर करता है, जिस पर मैं अपना सिर खुजाते हुए डीप सोचना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे इसके लिए सॉरी फील होता है, लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं। स्क्रीन पूछता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ऑनरेबल पोजीशन को रिफ्यूज करता हूँ, जिस पर मैं बताता हूँ कि मैं इस जगह पर अपने कॉमरेड्स को ढूंढना चाहता हूँ। ये बोलते ही मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज फील करता हूँ क्योंकि मुझे एहसास होता है कि यही मेरा रियल गोल है। फिर मैं कहता हूँ कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, जिस पर स्क्रीन पूछता है कि क्या यही मेरी रियल विश है। इतने सारे एक्सपीरियंस के बावजूद मैं अपने दिल की बात इग्नोर करता रहता हूँ, जबकि सच ये है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। स्क्रीन बताता है कि अगर मैं सही में ये चाहता हूँ तो मुझे इस टेम्पल को अस्यूम करना चाहिए, क्योंकि इससे मैं ड्रैगन की अथॉरिटी यूज कर सकता हूँ। जिस पर मैं इंटरेस्ट के साथ पूछता हूँ कि ये क्या होता है। स्क्रीन एक्सप्लेन करता है कि ये एबिलिटी पोर्टल्स खोलने की पावर देती है। मैं जमीन पर लेट कर कहता हूँ कि ये सब काफी अम्यूजिंग लगता है। फिर मैं स्क्रीन को देखते हुए अपने टाइटल मास्टर ऑफ हिस्टोरिकल रूइंस के बारे में सोचता हूँ। इसके बाद मैं अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज ऑन करता हूँ और इस अनएक्सपेक्टेड टाइटल को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि शायद मैं अपनी दुनिया के लिए पोर्टल खोल पाऊँ, जिस पर स्क्रीन बताता है कि पोर्टल्स पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पोर्टल्स खोलने में लाइफ एनर्जी खर्च होती है और डेस्टिनेशन जितनी दूर होगा उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी एक ऑफरिंग के थ्रू मिलती है। स्क्रीन समझाता है कि लिविंग क्रिएचर्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दोनों में लाइफ एनर्जी होती है। मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है वह एक्चुअली एक ऑल्टर है। इस पर मैं एक पीस ऑफ फूड उठाकर पूछता हूँ कि क्या यह भी काम करेगा। स्क्रीन इंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे उस फूड को 100% काम करेगा को ऑल्टर पर रख दो। जैसे ही मैं फूड ऑल्टर पर रखता हूँ वह तुरंत कंज्यूम हो जाता है, जिस पर स्क्रीन रिमार्क करता है कि ऑफरिंग काफी अच्छी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पोर्टल खुल सकता है। स्क्रीन बताता है कि ऑफरिंग अच्छी थी, लेकिन केवल एक पीस ऑफ मीट पोर्टल खोलने के लिए काफी नहीं है, जिस पर मैं बहुत सारा मीट ऑल्टर पर रख देता हूँ। स्क्रीन मेरे स्पेशल मैजिक यूज करने की एबिलिटी देखकर सरप्राइज होता है और पूछता है कि क्या मैं उसे एनालाइज कर सकता है। मैं परमिशन दे देता हूँ। लिटिल एनालिसिस के बाद स्क्रीन बताता है कि अब उसे समझ आ गया है। फिर स्क्रीन कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हुए रिवील करता है कि मैं पहले से ही एक ऐसा बीइंग हूँ जिसे सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर किया जा चुका है। स्टेटस विंडो डेथ ड्रैगन द्वारा ऑफरिंग्स पर छोड़ा हुआ मार्क होता है, जिस पर मैं शॉक हो जाता हूँ। मेरी स्टेटस विंडो चेंज हो गई है और मुझे होप होता है कि अब मैं ऑफरिंग नहीं हूँ। मैं सोचना शुरू करता हूँ कि शायद मेरे फ्रेंड्स भी मेरी तरह ऑफरिंग्स हों। मैं मास्टर ऑफ द रूइन इसलिए बना क्योंकि स्क्रीन ने कहा था कि इससे ऑफरिंग का मार्क इरेज हो जाए, लेकिन मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं पोर्टल्स यूज कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अपनी नई एबिलिटीज को देखकर रियलाइज करता हूँ कि यह एबिलिटीज काफी पावरफुल हैं। मैं स्क्रीन को अल्फा कहकर बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या मैं वाइटल एनर्जी यूज करके इन एबिलिटीज को एनहांस कर सकता हूँ, जिस पर अल्फा कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं ये सुनकर डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर चीज यूज करूंगा। मैं सोचता हूं कि मैं सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा सैक्रिफाइसेस कर सकता हूं। अल्फा फिर एक रिक्वेस्ट करता है। मैं पूछता हूं कि क्या रिक्वेस्ट है। अल्फा कहता है कि मैं उस छोटी सी स्क्विरल को रोक दूं जो ड्रैगन की बोनस को चबा रही है, जिस पर मैं सरप्राइज हो जाता हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि स्क्विरल कब आ गई। इसी दौरान मैंड्रिल अभी भी बनी को इंटिमिडेट करता है। बनी को यकीन नहीं होता है कि उसे डिमोट किया जा रहा है। मैंड्रिल कहता है कि बनी ने डेथ ड्रैगन के लिए जो ऑफरिंग थी उसे एस्केप करने दिया, जिसकी वजह से वह गाइड के रूप में फेल हो गया। मैंड्रिल वहां बनी की पावर्स छीनने के लिए आया है। बनी जानता है कि मैंड्रिल उसे हटाने का मौका पहले से ढूंढ रहा था और अब उसे प्रीटेक्स्ट मिल गया है। मैंड्रिल रिपीट करता है कि अब वह इस एरिया का इंचार्ज है। बनी पूछता है कि अब वह कहां जाए। मैंड्रिल कहता है यह उसकी प्रॉब्लम नहीं है और बनी स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैनेज कर लेगा। वह बनी को आर्डर देता है कि वह सर्वाइवर को ढूंढकर उसे मैंड्रिल के पास लेकर आए। बनी पूछता है कि उस लड़के के साथ क्या किया जाए। मैंड्रिल कहता है कि उसे खत्म करना है
और ये बनी का अंतिम मिशन है। अब बनी को रियल ट्रुथ समझ आता है। मैंड्रिल उसे हटाना चाहता है। मैं अल्फा से कहता हूँ कि मेरे जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन है। मैं पूछता हूँ कि अल्फा जानता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। अल्फा कंफर्म करता है। फिर मैं पूछता हूँ कि क्या मैं सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद पीसफुली जा सकता हूँ। अल्फा कहता है कि हाँ, बस मुझे एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। मैं पूछता हूँ कि क्या मैं बाहर जाकर अपना सक्सेसर ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। मैं ऐसा कहकर बहाना बनाता हूँ क्योंकि मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहता। अगले दिन माउंटेन्स ऑफ डेथ में कोई एमलेसली घूमता है। वह बनी होता है जो उस ह्यूमन को ढूंढ रहा है। वह फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि मैं इतना दूर जा चुका हूँ। कई टावर्स देखकर वह अस्यूम करता है कि मैं इसी रास्ते गया होगा। उधर दूसरी तरफ ऑल्टर पर और ज्यादा मीट रखा जा रहा है। अल्फा ऑफरिंग को कंज्यूम करके वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मैं पूछता हूँ कि क्या सभी ऑफरिंग्स की वाइटल एनर्जी यूज करना पॉसिबल है। अल्फा कंफर्म करता है। फिर मैं टेंपल में मिली पहली एबिलिटी पोर्टल ओपनिंग यूज करने का फैसला करता हूँ। मैं अपने हाथ जमीन पर रखता हूँ और मेरे सामने एक पोर्टल बन जाता है। मैं पोर्टल को ऑब्जर्व करता हूँ और सोचता हूँ कि ये कहाँ ले जाएगा, जिस पर अल्फा एक्सप्लेन करता है कि अभी ये पोर्टल कहीं नहीं जाता है क्योंकि 2 पोर्टल्स बनने चाहिए। मैं इसे इलॉजिकल मानता हूँ क्योंकि मैं कोरिया में दूसरा पोर्टल नहीं बना सकता, लेकिन अल्फा बताता है कि मेरी एबिलिटी अभी लेवल रिस्ट्रिक्टेड है और जब मैं इसे मास्टर कर लूंगा तब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अल्फा यह भी बताता है कि अगर मैं इसकी स्पीड से प्रोग्रेस करता रहा तो मैं लगभग 20 साल में एबिलिटी को मास्टर कर लूंगा। एक्साइटेड होकर मैं अब दूसरा पोर्टल समन करता हूँ। दोनों पोर्टल्स अब कनेक्ट हो जाते हैं। अल्फा बताता है कि अगर मैं एक में एंटर करूंगा तो दूसरे से बाहर आऊंगा। मैं एक्साइटेड होकर इसका टेस्ट करता हूं और यह सही से काम करता है, लेकिन मेरी छोटी स्क्विरल मेरे साथ पोर्टल में नहीं जा पाती। वह एंटर करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। अल्फा एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ मास्टर की परमिशन से ही कोई और बीइंग पोर्टल से गुजर सकता है, जिस पर मैं परमिशन दे देता हूं और जैसे ही मैं ऐसा करता हूं स्क्विरल पोर्टल्स के अंदर बाहर जंप करती रहती है। इसके बाद मैं पूछता हूं क्या मेरे मॉन्स्टर भी ऐसा कर सकते हैं। अल्फा कहता है हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा माना खर्च होता है। मैं इसे काफी कूल मानता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि मैं अपने मॉन्स्टर को कहीं भी समन कर सकता हूँ। अल्फा एग्री करता है और कहता है कि अगर मैं कभी डेंजर में हुआ तो पोर्टल यूज करना ज्यादा सेफ होगा। मैं खींचकर अपनी बाजू फैलाता हूँ और बोलता हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत घुटन सी हो रही है। खंडहर के बाहर आते ही मैं थोड़ा जश्न सा मनाता हूँ। सामने एक पहाड़ी छोटी को देखकर मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कुछ होगा। मैं थोड़ा और पास जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। नीचे की तरफ नजर जाते ही जो नजारा दिखता है उसे देखकर मैं खुद भी दंग रह जाता हूँ। नीचे बादलों का एक विशाल समंदर फैला हुआ है और अल्फा पूछता है क्या मुझे ये खूबसूरत लग रहा है। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल लग रहा है। मैं अल्फा से पूछता हूँ इन बादलों के नीचे क्या है, लेकिन अल्फा कहता है कि उसे मंदिर के बाहर की किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ आम लोग शायद इतनी तन्हाई से परेशान हो जाते, लेकिन मुझे तो इसकी आदत है। जिज्ञासा तो स्वाभाविक है, इसलिए मैं वहीं एक ऑब्जर्वेटरी बनाने का सोचता हूँ। कुछ ही समय में मेरा टॉवर बन भी जाता है। अब मैं अपनी मिनी मैप की मदद से आसपास का इलाका समझ सकता हूँ। मैप बताता है कि मैं चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ हूँ। मुझे लगता था कि यह दुनिया का आखिरी किनारा है, लेकिन अब लगता है कि मैं तो मैदानों से घिरे हुए हूँ। अल्फा पूछता है क्या मैं पहाड़ से नीचे उतरने की सोच रहा हूँ। अल्फा को चिंता है कि कहीं मैं मंदिर के रूलर को खो ना दूं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक्सप्लोर क्यों ना करूँ। अल्फा पूछता है मैं नीचे क्यों उतरना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो किसी और ही सोच में डूबा होता हूँ। अचानक मैं अपनी इन्वेंट्री से हैमर निकालता हूँ। पूछता हूँ क्या ये काफी होगा, और अल्फा हैरानी में पूछता है मैं करने क्या वाला हूँ। मैं जवाब देता हूँ मैं सीढ़ियां बनाने वाला हूँ। मैं जमीन को तलाशने लगता हूँ और अल्फा पूछता है मैं सीढ़ियां बनाएगा कैसे। मैं बताता हूँ कि मेरी स्टोन स्कल्पिंग एबिलिटी से मैं यह तय कर सकता हूँ कि पत्थर किस दिशा में टूटेगा। अल्फा कहता है अभी तक तो यह सीढ़ी जैसी नहीं दिख रही, लेकिन मैं उससे बस चुपचाप देखने को कहता हूँ। मैं अपने हाथ को उन मार्किंग्स के ऊपर फैलाता हूँ और एक कमांड देता हूँ। काम जमीन अल्फा की आंखों के सामने बदलने लगती है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब पहाड़ से उतरना संभव है, बस थोड़ा वक्त लगेगा और इस दौरान मैं अपनी टेक्निक को और परफेक्ट भी कर पाऊंगा। मैं काफी उत्साहित हूँ और इंतजार नहीं कर पा रहा। इसी बीच जंगल के एक छोटा सा प्लेयर्स का समूह आगे बढ़ रहा है। एक औरत सोच रही है कि वह इस समय कहाँ है। वह डर तो रही है लेकिन कह नहीं रही। कोई कहता है कि वह काफी आगे आ चुके हैं। उसे सोच है कि अब आगे किस तरह के मॉन्स्टर मिल सकते हैं, क्योंकि फेज पार हो चुका है। लेकिन वे लोग पहले भी कई दुश्मनों को हरा चुके हैं और इससे वे काफी मजबूत भी हो गए हैं। इसलिए अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वह संभाल लेंगे। चाहे जहां भी पहुंचे हो वह सरवाइव कर लेंगे। उसकी आयरन विल उसके डिटर्मिनेशन को बिल्कुल नहीं हिलने देती। उसके शब्द साथियों को मोटिवेट भी कर देते हैं। माहौल की अनिश्चितता में भी सब थोड़ा शांत हो जाते हैं। एक औरत पूछती है क्या उन्हें यहाँ आलू लगा देने चाहिए।
और वह हामी भर देता है। दूसरी दिशा में देखकर सामू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे सामने का पहाड़ कुछ जाना पहचाना लगता है, जैसे उसने पहले देखा हो। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन खुलती है जो उसे फेज 4 पहुंचने पर बधाई देती है। उधर पहाड़ पर मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैंने एक बड़ी सी स्टेयरकेस बना दी है और कहता हूँ ये सपाट जमीन खोदने जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं काफी ऊपर चढ़ चुका हूँ और बार बार ऊपर नीचे जाना बहुत थकाने वाला होता है। अब मैं ढलान पर काम करने लगता हूँ और अल्फा पूछता है क्या ये कोई अल्टरनेट पाथ है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं यहाँ पोर्टल लगाने वाला हूँ। अल्फा मेरी समझदारी की तारीफ करता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि पोर्टल के लिए वाइटल एनर्जी चाहिए और मेरे पास ऑफरिंग्स ही नहीं बचे। अल्फा बताता है कि मैं ऑल्टर से जुड़ा हूँ, मैं कहीं से भी ऑफरिंग कर सकता हूँ, मुझे बस खाना खाना है। जितना पेट भरे उससे ज्यादा जो भी होगा वह ऑल्टर को चला जाएगा। ये सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ और तुरंत खाना शुरू कर देता हूँ। मुझे तो बस ज्यादा खाना है तो शिकायत की बात ही नहीं। थोड़ा खाकर मैं पोर्टल बनाने की कोशिश करता हूँ। उधर पहाड़ की ढलान पर बनी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। वह बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका है। उसे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। वह बहुत भूखा भी है। वह बहुत ऊपर तक चढ़ आया था और चढ़ाई से उसे नफरत, भूख, ठंड और थकान ने उसे बेहाल कर दिया था और उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसे कब पेमेंट मिली थी। उसका पेमेंट किसी खिलाड़ी को गिराकर उसकी वाइटल एनर्जी लेना होता था। वह चिढ़ा हुआ था और सारी गलती मुझ पर डाल रहा था। तभी उसे सामने एक राइड दिखता है। चूहे ने धमकी भरी आवाज निकाली। बनी डर जाता है क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि चूहा उसे देख सकता है, लेकिन कुछ पल बाद पता चलता है कि चूहा तो उसे देख ही नहीं सकता था। वह सामान्य चाल में आगे बढ़ जाता है। वह अभी रोक सकता था, लेकिन और कमजोर हुआ तो चूहे उसके लिए खतरा बन सकते थे। जितना चलता गया उसकी लाइफ फोर्स उतनी ही घटती गई। बनी थककर जमीन पर गिर पड़ा। वह इतना थक चुका था कि उड़ने की क्षमता भी खो बैठा था। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कुछ चूहे उसके आसपास जमा होने लगते हैं। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि अगर उसने गलती की तो वह सिर्फ एबिलिटीज ही नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ खो देगा। डरते हुए वह उन चूहों से भागता है जो पहाड़ पर फैले हुए थे। वह चिल्लाता है कि उसका पीछा ना करें। उसे पता है कि उसे कहीं शरण लेनी होगी, नहीं तो मर सकता है। आगे उसे एक टॉवर दिखाई देता है और वह उसमें छिपने का सोचता है। बनी जल्दी से अंदर घुस जाता है और सांस लेने के लिए रुकता है। ऊपर देखता है तो उसे एक रोशनी की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखता है। वह सीढ़ियां चढ़ने लगता है क्योंकि चूहे अब भी उसका पीछा कर रहे थे। बनी चिढ़ता है कि इंसानों को इतनी ऊंची टॉवर बनाने की क्या जरूरत। अब वह लगभग सबसे ऊपर पहुंच चुका था। टॉवर की चोटी पर पहुंचकर वह पीछे देखता है, डर इस बात का कि वहां दरवाजा भी नहीं था। तभी एक राइट उस पर छलांग लगाता है। वह कहता है कि भले ही वह बहुत कमजोर लग रहा हो, लेकिन अभी भी वह अपनी रक्षा कर सकता है। वह चूहों पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। आखिरकार वह फर्स्ट फेज का गाइड रह चुका है। उसका प्लान था कि चूहों को उस संकरे रास्ते में लाए और मुक्कों से चित्त कर दे। रणनीति काम भी कर जाती है और गाइड पावर ना होते हुए भी वह सिर्फ अपनी मुट्ठियों से हालात संभाल लेता है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस कोशिश में उसकी बची खुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। उसकी हेल्थ आखिरी सीमाओं पर थी और उसे डर था कि कहीं वह खुद ही न गिर जाए। चूहे लगातार आते जा रहे थे और उनकी हालत भी उसी की तरह थी, भूख से बेहाल और पागल। चूहे गुस्से और भूख में उस पर टूट पड़ते हैं। बनी समझ जाता है कि यह भूखों की लड़ाई है, इसलिए वह आखिरी बची ताकत से एक अंतिम छलांग लगाने का फैसला करता है। बनी टावर से बाहर कूद जाता है और चूहे भी पीछे पीछे कूदते हैं। अपने आखिरी कदम में वह चूहों से कहता है कि चाहो तो उसे खा लेना। गिरते हुए वह सोचता है कि इससे अच्छा यही है बजाय इसके कि जिंदा जिंदा खाया जाए। गिरते हुए वह मैंड्रिल के लिए नफरत से भर जाता है और उसे कोसता है। उसी तरह वह उस बग ह्यूमन को भी कोसता है जो उसकी इस हालत का सीधा जिम्मेदार था। मैं जमीन पर गिरने के बजाय सीधे मेरी बाहों में आकर लैंड करता है, क्योंकि उसी समय वहां से गुजर रहा होता हूँ, जिस पर मुझे यह देखने आया था कि इतने सारे राइट्स आखिर यहाँ घूम क्यों रहे हैं। और अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि बनी यहाँ क्या कर रहा है। बनी डर से कांप रहा है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इस टाइम उसकी टक्कर ह्यूमन से हो जाएगी, लेकिन इतनी कमजोरी के कारण उसकी होश धीरे धीरे चली जाती है। कुछ समय बाद उसे कोई बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है, जिस पर वो झटके से उठता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। बनी अब ड्रैगन के टेम्पल के अंदर होता है। उसके सामने आलू से भरी एक प्लेट रखी होती है। स्मेल इतनी टेम्पटिंग होती है कि वह फटाफट उन पोटैटोज की तरफ भागता है, लेकिन मैं उसे रोक कर कहता हूँ कि वह अभी नहीं खा सकता है। मैं उसे बताता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करके ये पोटैटोज तैयार किए हैं। अब बनी को पूरी तरह समझ आता है कि यह सपना नहीं है, जिस पर वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना मुझसे पोटैटोज मांगते हुए गिड़गिड़ाता है कि वह बहुत भूखा है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या वह सच में ये हॉट पोटैटोज खाना चाहता है। बनी जोर जोर से सिर हिलाता है। तभी मैं उसे एक ऑफर देता हूँ टेम्पल का सक्सेसर बनने का, जिस पर बनी शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि सक्सेसर बनने का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या आता है। वह बताता है कि वह खुद इस जगह का मास्टर बस एक चांस की वजह से बना था और चाहता है कि बनी मुझे सक्सीड करे क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। मैं फिर से पोटैटोज बढ़ाते हुए पूछता हूँ कि बनी खाना चाहेगा और क्या बनी पोटैटोज खाते हैं। बनी उन्हें हाथ से लेकर कहता है कि वह उन्हें
इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उनके पास कभी होते ही नहीं। बनी भूखेपन में तेजी से खा रहा होता है और मैं भी सोचता हूँ कि क्या यह सच में इतने अच्छे हैं। बनी संतुष्ट होता है, जिस पर मैं पूछता हूँ कि डंजन में उगाई हुई चीजें खाने में कोई दिक्कत तो नहीं। बनी कहता है कि वह डिमोटेड हो चुका है और अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसे डिमोट क्यों किया गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा और थोड़े हिचकिचाने के बाद बनी मुझे पूरा मामला बता देता है। अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और डिटेल में जान जाता हूँ कि मैंड्रिल बनी को हटाने की प्लानिंग कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि क्या बनी मुझे मैंड्रिल को सौंपने आया था और क्या वह मुझे बता सकता था, लेकिन बनी साफ साफ कहता है कि अब वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। उसकी हालत पहले ही बहुत बुरी है और अब ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब वह सक्सेसर बनने की बात और सही से समझना चाहता है। एक दरवाजा बंद हुआ है लेकिन दूसरा खुल रहा है और वह पूरे भरोसे के साथ कहता है कि अब उसकी डेडिकेशन पूरी तरह मेरे नाम। इतने में अल्फा सब सुनकर पूछता है कि क्या वह अब इंटरफेयर कर सकता है। बनी जैसे ही उसकी आवाज सुनता है ठंडे पसीने में डूब जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह अरविद ड्रैगन है और उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह उसके टेंपल में खड़ा है। अल्फा कहता है कि उन्हें ऑल्टर पर चलना चाहिए, जिस पर बनी डरता है कि कहीं उसे सैक्रिफाइस तो नहीं कर दिया जाएगा। मैं उसे समझाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बनी पूछता है कि क्या उसने वह डोर खोल लिया, जिस पर मैं कहता हूँ कि वो उसे अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। डोर खोलते ही बनी लगभग पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने वाली जगह पर एक छोटा सा स्प्राउट उग रहा होता है और पूरा हॉल पोटैटोज की प्लांटेशन से भरा हुआ होता है। बनी यकीन नहीं कर पाता कि मैंने सीक्रेट रूम को प्लांटेशन में बदल दिया, जिस रूम में अर्थ स्केलेटन था। मैं कहता हूँ कि सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी है, इसलिए मैं इतनी यूजफुल जगह बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं कहता हूँ कि ड्रैगन को यह प्लांटेशन पसंद आई होगी, लेकिन बनी और अल्फा दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं, उसे शायद ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। अल्फा तो बोलता है कि आखिरकार कोई तो मिला जिसके पास कॉमन सेंस है। मुझे फिर भी अपनी हरकत में कोई गलती नहीं दिखती। बनी पूछता है कि क्या मैं इतने समय से इसी तरह सरवाइव करता रहा, जिस पर मैं बताता हूँ कि पहले मैंने कुछ स्टेयर्स बनाई, फिर अपने छोटे गार्डन का ध्यान रखा और कभी कभी राइट्स को सैक्रिफाइस किया और फिर किसी दिन मुझे बनी दोबारा मिला, जिस पर बनी यकीन नहीं कर पाता। बनी जानना चाहता है कि मैं रेड से कैसे निपटता हूँ, जिस पर मैं अपने मॉन्स्टर को बुलाता हूँ। मॉन्स्टर आते हैं और मैं पूछता हूँ कि क्या ये कूल है। बनी तब समझता है कि लेवल 1 पर अब कोई बॉस क्यों नहीं बचा है। ये ह्यूमन सच में आउट ऑफ हिज माइंड है। वह इस पागलपन से हैरान भी है और धीरे धीरे खुद को इस नई जगह में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अल्फा कहता है कि अगर सब हो गया है तो बनी ऑल्टर पर चढ़ जाए और टेम्पल मास्टर उसकी हैंड पर अपना पाम रखे। जैसे ही ऐसा होता है, बनी के हाथ पर एक सर्कल बनकर चमकता है। उसे नई एबिलिटी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटर डेजिग्नेट करने की। अल्फा बताता है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और मुझे पता भी नहीं था कि मैं अभी भी नई एबिलिटीज पा सकता हूँ। अल्फा कहता है कि मेरी डिवोशन इतनी कम है कि मुझे सब चीजें बताई नहीं जाती। मैं पूछता हूँ कि क्या वो ऑफरिंग्स की बात कर रहा है। बनी पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लक है या बैड लक, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सैडिस्टिक बनी के साथ इतना जुड़ जाऊंगा। हाथ बढ़ाते ही सर्कल फिर से चमकता है और मैं बनी को एडमिनिस्ट्रेटर डेजिग्नेट कर देता हूँ। बनी के कपड़े चमकते हैं और उसकी एनर्जी फिर से रिवाइव हो जाती है। चमक के बाद उसके कपड़े वापस नॉर्मल रंग में आ जाते हैं। बनी अब एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है, लेकिन उसका नाम अभी तय नहीं है। वो यकीन नहीं कर पाता कि एक टाइम वह साधारण गाइड था और अब इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है। अल्फा कहता है कि बनी की पुरानी एक्सपीरियंस ने उसे मदद की है। बनी खुशी में कहता है कि उसकी जिंदगी पलट गई। मैं उम्मीद नहीं करता था कि बनी इतना खुश हो जाएगा। बनी मुझे मास्टर कहकर पूरी लॉयल्टी की बात करता है और कहता है कि वह पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहता है। मैं कहता हूँ कि इतना ओवर मत हो, लेकिन मुझे याद आता है कि शुरुआत में मैंने बनी से क्या क्या झेला था और मैं बनी को घुटने टेकने को कहता हूँ। बनी समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है वो अब नए मास्टर के सामने नील कर रहा है। मैं उसे नीचे देखने को कहता हूँ। बनी अपनी पहली कमांड ले रहा है। बनी खुद को गार्डन में पाता है जहाँ उसे पोटैटोज की भारी प्लांटेशन करनी है। बनी थक चुका है और पूछता है कि क्या उसे ये सब सच में करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि उसे अपने गुनाहों का भुगतान करना पड़ेगा। बनी समझ जाता है कि वह अब एक स्लेव बन चुका है और उसे इस हालत को बदलने के लिए अर्जेंटली कुछ सोचना होगा। इसके बाद जंगल में चीखें गूंजती हैं। एक डरा हुआ लड़का एक गुस्सैल बोट से खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में सॉर्ड होने के बावजूद उसकी कोशिशें बेकार जा रही हैं। हम देखते हैं कि मैंड्रिल ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और नोटिस करता है कि नए पार्टिसिपेंट्स बहुत जल्दी पेरिश हो रहे हैं, जिस पर उसे अचानक कुछ अलग सा महसूस होता है। उसका बनी से कनेक्शन टूट जाता है और ये समझते ही वह सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद एक पॉट में कुछ कुक्ड पोटैटोज रखे होते हैं और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाता हूँ ताकि दोनों साथ में स्नैक कर सके, जिस पर बनी समझ ही नहीं पाता है कि यह पोटैटोज
पोटैटोज हैं, क्योंकि उसे तो पॉट के अंदर सिर्फ प्लांट रूट्स दिखाई देती है। बनी कहता है कि रूम का फ्लोर काफी वार्म है, जिस पर मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वह वहाँ प्लांटेशन कर सके। बनी पूछता है कि वह छोटा स्क्विरल कहाँ गया, और मैं बताता हूँ कि वह भी इसी रूम में। उसकी मुंह भरी हुई होती है और बनी जानना चाहता है कि उसने क्या खाया, जिस पर मैं कहता हूँ कि वह स्क्विरल बोनस खाना पसंद करता है। बनी पूछता है कि स्क्विरल मॉन्स्टर पर क्यों चढ़ गया, और मैं उसे ऐसा न करने को कहता हूं। अपने छोटे छोटे हाथों से स्क्विरल मॉन्स्टर में एक छोटा सा होल बनाता है। जैसे ही होल खुलता है वो तुरंत अपना मुंह खोलकर बोनस को अंदर गिरा देता है, फिर तुरंत होल को बंद कर देता है और बोनस को सुरक्षित कर देता है। मैं कहता हूँ कि शायद ये फूड स्टोर करने की उसकी हैबिट है, लेकिन मैं विश करता हूँ कि यह स्क्विरल ऐसा करना छोड़ दे। इसके बाद मैं स्क्विरल को हाथ में लेकर कुछ नोटिस करता हूँ। उसके पास बनी के लिए एक टास्क होता है, जिस पर बनी बोलता है कि वह अभी अभी रेस्ट शुरू किया था, लेकिन फिर भी उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वे उठ जाए, जिस पर बनी काफी अनॉयड हो जाता है और सोचता है कि केयरफुल और हार्ड वर्किंग बॉसेस सबसे ज्यादा अर्निंग होते हैं। अब बनी उन बोनस को उठाकर ले जा रहा होता है। वह पूछता है कि भाई ये बोनस क्यों उठा रहा है, जिस पर मैं पहले से जानता हूँ कि क्या करना है। फिर मैं सभी को वहां बुलाता हूँ। मॉन्स्टर को ऑर्डर दिया जाता है कि वे बोनस को क्रश करें, और बनी उनकी स्ट्रेंथ देखकर डर जाता है। ये होने के बाद मैं अपनी प्यूरिफिकेशन एबिलिटी यूज करता हूँ और बनी को कहता हूँ कि बोन डस्ट को पूरे फील्ड में फैलाए। बनी पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, जिस पर मैं बताता हूँ कि ये फर्टिलाइजर्स हैं। शुरू में बनी मुझे क्रेजी समझता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है और उसे ये आइडिया काफी जीनियस लगता है। हार्ड वर्क के बावजूद बनी के पास उसके कुछ खुशी के मोमेंट्स भी होते हैं, जैसे जैसे मील्स, और इन मील्स में उसका फेवरेट डिश बोर बारबेक्यू होता है, जो उसे बेहद फैबुलस लगता है। एक्साइटमेंट में वह हर मीट पीस को अपने मुंह में डालता है और ये उसे ऐसा फील करवाता है जैसे वह किसी पैराडाइज में जा रहा हो। इसी दौरान जब भी वह एंशिएंट रूइंस के बाहर ये मीट खाता है, कुछ होता रहता है। मैंड्रिल ये सब देखते हुए पेप्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ बॉस की जगह सिर्फ उसके रिमेन्स बचे होते हैं। उसका कोर पहले ही मेरे हाथ में जा चुका होता है, और फार्मिंग गोलम्स बनी की दूसरी पसंद होती है। मैं पूछता हूँ कि बनी ये क्यों मुस्कुरा रहा है, जिस पर बनी कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि मैंड्रिल अभी पागल हो रहा होगा और वह जानता है कि वह कैसा फील कर रहा होगा। वह एक्सपेक्ट नहीं करता कि वहाँ एक टनल भी होगी, इसी वजह से वह मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। मैं पूछता हूँ कि वह ऑफ एंडेड क्यों लग रहा है, और बनी तुरंत टॉपिक बदल देता है। वह सजेस्ट करता है कि वहाँ एक पोर्टल लगा देना चाहिए, जिससे हमें हर बार इतना चलना ना पड़े, और मैं इस आइडिया की तारीफ करता हूँ। पोर्टल तुरंत बन जाता है और हम होम लौट आते हैं। अल्फा वर्न करता है कि मैं अपनी वाइटल एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, और अब जब मैं यहाँ हूँ मेरे पास करने के लिए एक और काम है। पोटैटोज बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हैं, और बनी कहता है कि अब वे लोगों को ईट करने लगी हैं। मैं सोचता हूँ कि यह फर्टिलाइजर की वजह से हुआ होगा। मैं सैड फील करता हूँ, क्योंकि जिन प्लांट्स को मैंने इतनी मेहनत से ग्रो किया था, वही अब मुझे डिवोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा सुझाव करता है कि मैं ट्रैप इंसुलेशन स्किल यूज करें, और बनी कहता है कि अगर इन्हें ट्रैप्स की तरह नेम कर दिया जाए तो वे उन्हें अटैक नहीं करेंगी। मैं समझ जाता हूँ कि यह स्किल हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मीनवाइल वहाँ टाइम चलता रहता है और डंजन में और प्लेयर्स आते रहते हैं। माउंटेन आइसोलेटेड और फियर्ड बनी रहती है, लेकिन मैं माउंटेन पर अपनी लैडर बनाता रहता हूँ। बनी कहता है कि इस बॉय से ज्यादा वर्क एडिक्टेड कोई नहीं है, और उसे डाउट होता है कि क्या मैं सच में ह्यूमन हूँ। लेकिन बहुत काम के बाद मुझे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, मुझे भी लेटना और कुछ खाना पड़ता है। बनी यह सोचकर सजेस्ट करता है कि हमें कुछ स्वीट खाना चाहिए। इसके बाद हम फॉरेस्ट पहुंचते हैं। बनी कहता है कि उसने एक पार्टिसिपेंट को कहते सुना कि एक कार्निवोरस प्लांट के अंदर हनी है जब वह खाया जा रहा था, जिस पर हम दोनों यह इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं। मैं बुशेस को हटाते हुए रास्ता साफ करता हूँ, और जल्द ही मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो मेरा ध्यान खींच लेता है। वहाँ बड़ी कार्निवोरस प्लांट्स होती हैं और उनके माउथ से एक विस्कस येलो लिक्विड टपक रहा होता है। मैं पूछता हूँ कि क्या यही हनी है, और बनी कंफर्म करता है और कहता है कि अगर हम पास गए तो प्लांट्स हमें भी खा जाएंगे। मैं कुछ देर सोचता हूँ कि अब क्या करना चाहिए। एक मॉन्स्टर एक ब्लॉक ऑन फर्थ उठाता है और पोर्टल के जरिए और मॉन्स्टर आते हैं और उन प्लांट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। वह लिक्विड हनी नहीं बल्कि कॉर्न सिरप होता है, लेकिन फिर भी स्वीट होता है। बनी सोचता है कि यह काम मुश्किल होगा, पर मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जिस पर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और अचानक स्टार्ट हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ प्लेयर्स दिखाई देते हैं। बनी तुरंत छिप जाता है और अपनी विजिबिलिटी वैनिश कर देता है। मुझे पहले से पता था कि प्लेयर्स को देखते ही बनी छुप जाता है, लेकिन उसे इतनी तेजी से डिसअपीयर करते देख मैं भी हैरान हो जाता हूँ। प्लेयर्स एक छोटे से पर्सन को हरास कर रहे होते हैं। वे एक छोटे बॉय को थ्रेटन कर रहे होते हैं और उससे उसकी बिलोंगिंग्स छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं नोटिस करता हूँ कि एडल्ट लोग एक ऐसे बच्चे को धमका रहे हैं जो अभी बहुत छोटा लगता है। बनी टेलीपैथिकली कहता है कि यह ह्यूमन नेचर है, जिस पर मैं डर जाता हूँ और लगभग चिल्ला पड़ता हूँ। बनी बताता है कि यह उसकी एबिलिटी है। मैं पूछता हूँ कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, जिस पर बनी कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं कंसंट्रेट करके यह भी कर लेता हूँ। अल्फा एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि हम एक ही सेंचुरी से हैं, इसलिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर हम कंसंट्रेट करें। मैं बनी से पूछता हूँ कि हम क्या करें ताकि
मैंड्रिल हमें कैच ना कर पाए। छोटा बच्चा अपने बैग को कर पकड़ कर खड़ा होता है। मैं उसे देखते हुए अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंस याद करता हूँ जो बिल्कुल अच्छे मेमोरीज नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अब उनके वहाँ पहुँचने का टाइम करीब है। एडल्ट्स बच्चे को और ज्यादा हरास करते जाते हैं। तभी वहाँ एक एनिमल की आवाज आती है। वो डकमो बिटफुल फ्रॉग्स होते हैं जो उतने ही फ्रेंडली होते हैं जितना कोई लोन शार्क जो डेड कलेक्ट कर रहा हो। एक एडल्ट उन्हें देखकर समझता है कि वे फ्रॉग से पड़े हैं और वह अपनी सॉर्ड उठाकर एक छोटे फ्रॉग पर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त उसका पूरा आर्म तेजी से कटकर जमीन पर गिर जाता है और उसका आर्म अभी भी सॉर्ड पकड़े रहता है। वह बेहद डेस्पिरेशन में चिल्लाने लगता है। भले ही वे फ्रॉग्स छोटे दिखते हों, लेकिन वे काफी विश होते हैं और मैलिस से भरे रहते हैं। वे बताते हैं कि वे एक रफ जगह पर ग्रो हुए हैं जिसे देखकर बुली किया जा रहा था कि डर कांपने लगता है। और अब प्लेयर्स भी हॉरर में खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये छोटे फ्रॉग्स इतने ब्रूटल हो सकते हैं। उनमें से एक, जिसकी इंटेलिजेंस साफ साफ कम दिखती है, आगे बढ़कर फ्रॉग्स की तरफ चार्ज करता है, जिस पर वह फ्रॉग अपनी माउथ को खुशी में खोलता है और मजाक उड़ाते हुए स्ट्राइक करता है क्योंकि उसने सिर्फ उस बेवकूफ को डिसआर्म किया होता है। इसके बाद क्या होगा ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखो। अगला पार्ट की वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, बस क्लिक कर दो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना। मैं ऐसी ही मजेदार मांगा स्टोरीज वाली वीडियोस रोज रात 9 बजे डालता हूं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।